ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजार ऊपरी लेवल से हल्के से फिसलते हुए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही कर रहे हैं कारोबार लाल निशान में। क्या होगी आपकी रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। लगातार 4 दिनों की तेजी के बाद बाजार में दिख रहा है आज कंसोलिडेशन। निफ्टी और सेंसेक्स पर करीब 0.25% का दबाव। निफ्टी बैंक फ्लैट कर रहा है कारोबार, लेकिन आउट परफॉर्म कर रहे हैं मिड और स्मॉल कैप शेयर। मेटल और रियल्टी शेयरों में जोरदार तेजी, 100% के उछाल के साथ नए शिखर पर पहुंचे दोनों ही सेक्टर इंडिसेस। सेल में सबसे ज्यादा 6% की तेजी, वेदांता में करीब 4% का उछाल। अनलॉकिंग की तैयारी से एबी फैशन का स्टॉक 12% भागा, बना वायदे का टॉप गेनर। कंपनी की मधुरा फैशन लाइफस्टाइल कारोबार के डीमर्ज की तैयारी। ग्रुप कंपनी एबी कैपिटल में भी दिखी आज 8% की तेजी। टाटा टेक में करीब 5% की तेजी। कंपनी ने BMW के साथ ऑटोमोटिव, सॉफ्टवेयर और IT सॉल्यूशंस के लिए किया जेवी में दोनों कंपनियों की होगी 50% हिस्सेदारी। और कैम्स में भी 7% का दिखा उछाल। सब्सिडरी कैम्स रेप ने इंश्योरेंस पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक मोड में जारी करना शुरू किया। IRDA ने इंश्योरेंस पॉलिसी डिजिटल करने को किया है अनिवार्य। अप्रैल जून में भीषण गर्मी की आशंका से पंखे, AC और कूलर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी। सिम्फनी करीब 10% तो वोल्टास और क्रॉम्पटन में करीब 4% का उछाल। और नहीं थम रहा विस्तारा में फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला। आज भी 20 से ज्यादा रद्द की गई रद्द या फिर देरी से चल रही हैं फ्लाइट्स। मामले पर DGCA हुआ सख्त। एयरलाइन को हर दिन की देनी होगी रिपोर्ट। यात्रियों को एडवांस में जानकारी देने को भी कहा। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। भारतीय बाजारों में आज शुरुआत मजबूती के साथ जरूर हुई। एक और सत्र था जब हम 22,500 तक पहुंचे, लेकिन ऊपरी लेवल से मार्केट कर रहा है मुनाफा वसूली दिखाने लगा है। तो आज कंसोलिडेशन जो दिख रहा है वो करीब 24,400 के आसपास नजर आ रहा है। एक समय ऐसा था कि उस लेवल को हमने टेस्ट जरूर किया, लेकिन देखते हैं आखिरी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में यहाँ से कुछ रिकवरी आती है या नहीं। निफ्टी ही नहीं, निफ्टी बैंक पर भी दबाव, लेकिन मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। वीरू, गुड आफ्टरनून। बताइए, 400 के आसपास थोड़ा सा थमने की कोशिश, ये इंपॉर्टेंट लेवल है आज क्लोजिंग के लिहाज से? बिल्कुल हर्षिता, गुड आफ्टरनून हर्षिता। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये आखिरी के 1.5 घंटे ट्रेडर्स के लिए स्विंग के लिहाज से बेहद शानदार रहे। आपने ये 22,400 की ट्रेजेक्ट्री का जिक्र किया हर्षिता। सुबह इसी मंच पर जब आप और मैं मॉर्निंग कॉल में मौजूद थे, वो जो FIs के स्टैट्स थे और जिसमें कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के करीब 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट और 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट, वो जो एडिशंस थे, वो कंप्लीटली ये बात रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि हमें लास्ट सीरीज के आखिरी दिन और नई सीरीज के पहले दिन जो थ्रस्ट मिला, एक एडवांटेज मिला शॉर्ट कवरिंग का, उसके बाद इंडेक्स माइट भी एक कंसोलिडेशन के फेज में चला जाए। सुबह बात भी हुई थी, मेरी स्ट्रेटेजी की तीसरी लाइन में क्लियरली मेंशन था, अ कंसोलिडेशन इज ड्यू। बट स्टिल याद रखिएगा, इस कंसोलिडेशन के फेज में जहां पुट राइटर्स 22,300 पे स्ट्रांगली विजिबल हैं, इंट्राडे में 22,400 पे भी विजिबल हैं और कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 22,500 पे। मेरी अप्रोच क्लियर कट यही थी मॉर्निंग में भी कि एज ऑफ नाउ प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। एज ऑफ नाउ 381, 325 किसी भी ट्रेड को पिक करने का, ये और इससे 5-10 पॉइंट का ऊपर का जोन जो क्लस्टर है, वो ट्रेड को पिक करने का सबसे वाजिब क्लस्टर होगा। और 490, 531 मैं उन सभी ट्रेड्स को जो कि लोअर क्लस्टर पे लूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। सुबह से 2-3 पुल बैक मिले हैं इस जोन से, और मैं आपको इस वक्त के स्टैट से थोड़ा सा वाकिफ कराता हूं। दरअसल आज कुछ दिग्गज, ICICI बैंक, आज L&T बैकफुट पे आके खड़े हो गए हैं, आज रिलायंस बैकफुट पे आके खड़ा हो गया है। तो मोमेंटम आज थोड़ा सा लॉस्ट हुआ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे।
और ये तीनों ही स्टॉक्स पिछले लगभग 10 दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में थे, लेकिन मोमेंटम लॉस्ट हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे और एग्रेसिव स्टॉक्स थे, इनमें कूलिंग ऑफ हुई है, कोई नेगेटिव व्यू नहीं है यहाँ पर। अब आएंगे आपकी स्क्रीन पे स्ट्राइक्स, जरा स्ट्राइक्स को देखिए। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, परसों निफ्टी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। पोजिशनिंग निफ्टी पर ऑप्शन राइटर्स की कैसी, उसको देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि एज ऑफ नाउ 22,500 एक बहुत ही बड़ा सप्लाई क्लस्टर और एग्जिट जोन बन रहा है इंडेक्स ट्रेडर के लिए। आज सबसे बड़ी कॉल राइटिंग वहीं पे 53 लाख का यहाँ पे ओआई एडिशंस, आउटस्टैंडिंग ओआई करीब करीब 1.27 CR हो चुका है, जो कि 490 और 520 526 एक एग्जिट जोन है, इस बात को रिफ्लेक्ट करता है। बट एक और चीज़ आप इंट्राडे में देखिए कल की पोजिशनिंग थी 22,300, एक लंबे अंतराल के बाद यूएस मार्केट्स की ओपनिंग थी, उसको गैस करने के लिए, उसको एक रूम देने के लिए 22,300 पे पुट राइटिंग थी, बट आज हश्ता राइटिंग है 22,400 पे। तो मेरा पॉइंट वही रहेगा। अगर आपने मेरे पॉइंट के ऊपर यानी 380, 88, 90, 95 के जोन में ट्रेड लिया है तो कमिटेड रहिए। इस ट्रेड पर हश्ता 325 और 310 तक का रिस्क लेना पड़ेगा। वैल्यू एट रिस्क तो रखनी पड़ेगी इतने, बट मैं अभी कोई शॉर्टिंग की अप्रोच नहीं रख रहा हूँ। अभी भी निफ्टी पे इंट्राडे लॉन्ग और पोजिशन लॉन्ग होल्ड करना है हश्ता। जी हाँ, ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की उभर कर आ रही है। ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का दबाव आया ज़रूर है। चलिए आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आएंगे। उससे पहले वीरो, निफ्टी बैंक 47,500 और सुबह में 700 तक पहुंचे थे। आज मैं देख रही हूँ आईसीआईसीआई गया, कोटक गया, इन सब की तरफ से दबाव बन रहा है। बस एचडीएफसी का ही सहारा है। वो खींच पाएगा क्या आज बैंक एक्स की एक्सपायरी के दिन या फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी के दिन पूरे इंडेक्स को? हश्ता मेरे लिए एचडीएफसी बैंक ही काफ़ी है। और आपको याद होगा एक दिन हश्ता लगभग जनवरी का महीना था, ऐसे ही कुछ हुआ था, अकेले एचडीएफसी बैंक पारी को संभाल के ले गया था। देखिए एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये दोनों कंट्रीब्यूटर्स हैं और आईसीआईसीआई बैंक प्रेशर प्रोवाइडर है इस वक्त। मैं हश्ता कल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू रख रहा था बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि हमें कल क्लोज मिला था 47,500 के ऊपर। आज मेरी अप्रोच यही थी कि एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन लिख आइएगा स्क्रीन पे, इट्स 47,310। आज 330 340 की ट्रैजेक्टरी मेरे ख्याल से लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी, उसको बाय कीजिएगा। और क्लियरली मेंशन था हश्ता, एक पॉइंट है हायर लेवल्स पे, जब तक उसके ऊपर हम 10 मिनट्स स्पेंड ना कर देना, फर्दर स्विंग टुवर्ड्स 47,934 900 पॉसिबल नहीं है। लेके आइए वो पॉइंट क्या था, इट वाज 671 671। आज का हाईएस्ट क्लस्टर ऑलमोस्ट हश्ता यही है। बट मैं अभी भी एचडीएफसी बैंक और उसके 50 डेमा की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करने के जो आई थिंक का बिहेवियर है ना, उसको रिस्पेक्ट दूंगा हश्ता। आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी और ये 6 स्ट्राइक्स एग्जैक्टली यही रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि एज ऑफ नाउ पुट राइटर्स इस बात को लेकर कन्विंस्ड हैं कि एचडीएफसी बैंक द्वारा जनरेटेड ये थ्रस्ट निफ्टी बैंक को ऊपर ले जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पे जरा 47,400, 300, 200 की रेंज में हो रही पुट राइटिंग को देखिए। 47,600 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बाइंग है कॉल में, और 48,000 पे एक बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है 37 लाख का। तो मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊँगा, डिप मिले बार बार बेस वन के आसपास निफ्टी बैंक को बाय कीजिएगा। अभी भी लॉन्ग है तो रखिएगा। 671 पे अपने ट्रेड को बार बार जाके एक बार बुक करिए। बट अगर आप 671 के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो 930 की ट्रैजेक्टरी आपके लिए खुल जाएगी हश्ता। चलिए आप फटाफट से ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ऊपरी लेवल से कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है, जिसके चलते बाजार नीचे आया, लेकिन सपोर्ट कहां मिल रहा है वो आपकी स्क्रीन पर है। ऑटो कंपनियों में बजाज ऑटो बिक्री के आंकड़े अच्छे थे, उसके बाद करीब 2% ऊपर। एमएनएम में आज पुल बैक आता हुआ 2% का इजाफा। यूपीएल और बीपीसीएल तेजी में है आज के सत्र में। एबी फैशन एंड रिटेल, आदित्य बिरला, ऑफकोर्स एबी फैशन एंड रिटेल में अपने बिजनेस को वो डीमर्ज कर रहे हैं, उस पर आगे डिटेल में बात होगी। सेल, बीएल जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा एक अच्छा खासा पुल बैक, और बीएल को लेकर जेफरीज काफी बुलिश है, उसी का असर आज स्टॉक में बनता दिखाई दिया है। लेकिन जो नहीं चला
वो है हीरो मोटोकॉर्प। नंबर्स जो है बिक्री के मार्च महीने के अच्छे नहीं रहे हैं, स्टॉक 2.5% नीचे। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक जैसे दिग्गज आज दरअसल निफ्टी बैंक को नीचे खींच रहे हैं, और एचसीएल टेक में भी हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली का दबाव है। सिर्फ एचसीएल ही नहीं, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे काउंटर्स पे भी दबाव ही देखने को मिला है। वोडाफोन आइडिया, ऑफ कोर्स जनवरी का हम डेटा देख रहे थे, सब्सक्राइबर रिडक्शन हो रहा है। साथ ही आज वो ईजीएम है फंड रेस को लेकर, उसमें क्या निकल कर आएगा उस पर ध्यान रहेगा। साथ ही इंडस टावर्स भी उस लिहाज से थोड़े से मुनाफा वसूली के गिरफ्त में। इंडिया मार्ट, रैमको, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली हो चली है। ये है आपके लिए ओवरऑल बाजार की स्थिति। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, किस तरह के ट्रेड्स पर आप फोकस करेंगे, इस सब पर बातचीत होगी। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ रहा है। फंडामेंटल्स पर मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद, प्रशांत सावंत और श्रीकांत चौहान हैं। एबी फैशन एंड रिटेल आज का स्टार परफॉर्मर है। 2:15 बजे ये डीमर्जर के क्या मायने हैं, मंगलम से जानेंगे कुछ ही देर में। 2:20 पर आज कॉर्पोरेट स्कैन में कीस्टोन रियल्टर्स के चेयरमैन और एमडी भवन रस्तम जी ईरानी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक ओवरव्यू लेंगे कि ये रियल्टी कंपनियों में किस तरह का आउटलुक FY25 में उभर कर आ रहा है। 2:30 बजे गर्मी का क्या इम्पैक्ट रहेगा एसी कूलर बनाने वाली कंपनियों पर, और 2:45 पर ऑफ कोर्स विस्तारा की जो लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं, इसके क्या मायने हैं और डीजीसीए इस पर क्या एक्शन लेगा, रोहन बताएंगे। 2:50 पर डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चोकसी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर डीलिंग रूम का जायजा लेंगे, एसटीबीटी, बीटीएसटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो आपकी स्क्रीन पे ये पूरा का पूरा क्रम है और आइए ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। हमारे पे कंसोलिडेशन का जोन है, उसमें से ही हमको आज थोड़ा सा रीजनेबल ट्रेड्स को पिक करना है। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड सर? गुड आफ्टरनून। मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है डीसीबी बैंक। ट्रेड कर रहा है 127.80 के आसपास से। 127 का स्टॉप लगाना चाहिए, 80 पैसा ओनली। टारगेट होगा 130 का। यस, डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक में आप कह रहे हैं तेजी की पोजीशन लेकर चले। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, आईओसी में खरीदारी करने की राय रहेगी। आईओसी में हाई टॉप साइड बॉटम्स तो पहले से ही बन रहे थे, लेकिन आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट 172 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। तो आईओसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 172 के रहेंगे। 172 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। 178 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईओसी में। ये दोनों ही कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 175 वाला कॉल ऑप्शन जो 6 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 5 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से। और टारगेट रहेंगे करीब करीब 9 रुपए के आईओसी के 175 के कॉल ऑप्शन में। जेम लेवल्स जो दिए गए हैं स्पॉट के दिए गए हैं और ऑप्शन का प्रीमियम आपकी स्क्रीन पे आईओसी की कॉल का 175 के रखा गया है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? जी वीरू जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। तो यहाँ पे एक बाउंस से सपोर्ट से बहुत अच्छा बाउंस है टाटा कंज्यूमर में, और हम करीबन 1119 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 1100 पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1100, और यहाँ से टारगेट होगा 1150 से लेके 1160, 1160 का। टाटा कंज्यूमर में एक अपॉर्चुनिटी, और आज कई दिनों बाद हमने देखा ये एफएमसीजी कंपनियों में फिर से थोड़ी सी रौनक लौटती हुई दिखाई दे रही है। रचना, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून। मेरा जो ट्रेड रहेगा इस वक्त वो हिंद पेट्रो के फ्यूचर्स में रहेगा। हिंद पेट्रो के फ्यूचर्स बहुत दिन की गिरावट के बाद पिछले 4-5 दिन से एक साइडवेज रेंज बना के बैठे हैं। बहुत नीट एंड क्लीन रेंज बनाई है इसने, इवन डेली चार्ट पे देखे तो अब मेरा ये मानना है कि टाइम आ गया है कि इस रेंज में से ये ब्रेकआउट करे। फिलहाल जो रेट है 480.7 के करीब है फ्यूचर्स पे। अगर यहाँ पे हम 475 का एसएल लगा के इसको लॉन्ग करें तो ऊपर वाली साइड पे बहुत ही जल्दी ये काउंटर 495 और 500 की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, एचपीसीएल फ्यूचर्स 480-45 सुबह भी मानस के साथ मैंने इसको डिस्कशन में शामिल किया था। बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों की बात हुई थी। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में वैसे देखा जाए तो काफी सारे पीएसयूज में काफी अच्छी एक्शन है और काफी सारे जितने भी
स्टॉक्स है वो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि आज टाटा के भी जितने स्टॉक्स हैं टाटा ग्रुप से रिलेटेड, वहां पे भी अच्छा खासा एक मोमेंटम बना हुआ है। और स्पेशली टाटा कम्युनिकेशंस की अगर बात करें तो वीरेंद्र यहाँ पे देखेंगे ऑल टाइम हाई में ये स्टॉक काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, सस्टेन भी हो रहा है। और मंथली बेसिस पे अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर एक टेक्निकल पैटर्न को देखें तो यहाँ पे रनिंग ट्रायंगल बन रहा है, यानी इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक कम से कम यहाँ से 5 से 10% की रैली कर सकता है। तो करंट लेवल से टाटा कम्युनिकेशंस को लॉन्ग करके चले जो 2050-2060 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक 2250 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन कम से कम 2130-2140 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिख सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड करंट लेवल से टाटा कम्युनिकेशंस पे बनाए, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 1990। आज टाटा ग्रुप कंपनियां फिर से रेडार पर आने लगी है। टाटा कॉम पर एक व्यू, टाटा कंज्यूमर पर एक व्यू, टाटा टेक आज खूब चला है। इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। मयूरेश को जोड़ लेते हैं फिलहाल। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक जो ईएमएस कंपनीज है इस पे जरूर फोकस देना चाहिए प्योरली फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव। कंपनीज लाइक डिक्सन हो या एवलॉन टेक्नोलॉजीज, एज अ क्लियर डिस्क्लेमर, डिक्सन इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो और ये क्लाइंट्स को रेकमेंड किया तो क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है ये ठीक ठाक रही है। दूसरा जो प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है ये काफी डिवर्सिफाइड है डिक्सन जैसे कंपनीज के लिए। और अगर हम प्रॉक्सी मान के चलते हैं, आप अभी इंटरव्यू लेंगे एक 10 मिनट बाद इन टर्म्स ऑफ एसी मैन्युफैक्चरर, कूलिंग कंपनीज, जो एक हीट वेव का अनुमान हम लगा सकते हैं अगले 2 से 3 महीनों में। ये शायद जो प्रॉक्सी कंपनीज हैं जो पार्ट्स बनाती है एयर कंडीशनिंग के, सो डिक्सन इज पार्ट ऑफ दैट पूरा इंटर इकोसिस्टम एज वेल, तो यहाँ पे एक इजाफा हो सकता है। द सेकंड प्ले कैन आल्सो बी द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ईएमएस मार्केट इटसेल्फ। तो जो पोटेंशियल इंडियन मार्केट की ये 4 से 5 गुना बढ़ सकती है अगले 4 या 5 वर्षों में, टू से द लीस्ट। एंड वन मोर किकर फॉर डिक्सन और ईएमएस स्टॉक्स कैन आल्सो बी जो सेमीकंडक्टर का हम एक बड़ी मुहिम देख रहे हैं, और जो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि शायद दिसंबर जनवरी से शायद रोल आउट्स होने लग जाए। आई थिंक जो एक पूरा पैकेजिंग प्रोसेस हो सकता है और सेमीकंडक्टर्स एज अ स्पेस एंड सेमीकंडक्टर इटसेल्फ, ये सारी कंपनीज इस स्पेस को केटर कर सकती है। तो आई थिंक काफी ट्रिगर्स और टेलविंड्स हैं ये सारी कंपनीज के लिए, और इसलिए हमें ये स्पेस काफी पसंद है। वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, पर मुझे लगता है काफी ट्रिगर्स और टेलविंड्स हैं जो शायद अर्निंग्स को जस्टिफाई करें। डिटेल में यतिन से चर्चा भी होने वाली है। मयूरेश, मैं औसतन ये पूछना चाह रही हूँ कि किस तरह की डिमांड हर समय आती है इन प्रोडक्ट्स की, कुछ अंदाजा? डिमांड आई थिंक का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट पावर कंजम्पशन की मैं बात जरूर कर सकता हूँ। जो एक्सपेक्टेशन है कि जो पावर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो 0.8 0.9 पे था, वो ऑलमोस्ट 1.1 1.2 पे आ गया है। अगर आप ऑफटेक देखें तो जो पिछले महीने का ऑफटेक था इन टर्म्स ऑफ पावर डिमांड 1 बिलियन यूनिट्स के हिसाब से अगर मैं मेट्रिक ले लूं तो अराउंड 150-160 बिलियन यूनिट्स के आसपास हर प्रति माह हो रही थी। पीक समर में आई थिंक दिस शुड गो अप एक्सपोनेंशियली, तो मुझे लगता है कि इवन 180-190 बिलियन यूनिट्स इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। और अगर एक्सपोनेंशियल डिमांड होती है तो आई थिंक जो जीडीपी ग्रोथ के साथ एक अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन बहुत लो है एसी मार्केट का, एयर कूलर्स का। I think there can be an exponential growth in this market itself. So I think अगर मैं तुलना करूँ in terms of expected power demand in terms of billion units, I think volume growth minimum I think 13 से 14% at least in Q1, Q4 and Q1 शायद होनी चाहिए। तो मुझे लगता है डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ होना लाजमी है ये सारे प्लेयर्स के। वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद, डिक्सन उस लिहाज से, एवलॉन टेक उस लिहाज से प्रेफर्ड पिक्स रहेंगे। अच्छा, M&M फाइनेंशियल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। स्टॉक भी मैं आपको बता दूं तेज़ी में है, करीब 2-2.5% तक का इजाफा। कंपनी की तरफ से Q4 का अपडेट आया है जहां पर कंपनी कह रही है कि डिसबर्समेंट्स करीब 11% बढ़कर आए हैं 15,300 करोड़ के आसपास, और ओवरऑल डिस्बर्समेंट्स मार्च के महीने में 9% ऊपर है 6,100 करोड़। तो डिस्बर्समेंट्स 15,300 इस साल के लिए, और मार्च के महीने में अकेले 6,100 करोड़ के आसपास तक का यह आंकड़ा आया है। M&M फाइनेंस
3% ऊपर। डिस्बर्समेंट के आंकड़े में एक अच्छा खासा पिकअप है। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या रही है वो आगे डिटेल ऑफ कोर्स कंपनी की तरफ से आएगी, लेकिन लार्जली ये 98% के आसपास है वर्सेस 99%। और मार्च की कलेक्शन एफिशिएंसी तो 101% है। ये फिलहाल आपके लिए वो नंबर आता हुआ। रचना जी, M&M फाइनेंस 295 पर क्या नया ट्रेड होगा या नहीं? जी, इसमें ये न्यूज को लेके एक स्पाइक बन सकती है, लेकिन एक नया सस्टेनेबल ट्रेड जो ट्रेडेबल होना चाहिए, ऐसा बनने के लिए थोड़े कंसोलिडेशन की जरूरत है, क्योंकि निचले स्तर से अगर आप देखा जाए तो करीब करीब 260 के नंबर से 296 वो बहुत ही जल्दी आया है, ऑलमोस्ट अ वर्टिकल राइज। तो यहाँ पे काफी चीज फैक्टर्ड इन हो सकती है। ये नहीं है कि आगे और नहीं बढ़ेगा, बट सम कंसोलिडेशन बिफोर दैट। ओके, M&M फाइनेंशियल्स आपके स्क्रीन पे 295 पे डे हाई पे 3% की तेजी लेकर ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल एक स्पेस जो कि आज आई थिंक सीरीज शुरू होने के मात्र दूसरे दिन अपनी प्रेजेंस को फील करा रहा है, उसमें एक बार तो आप केमिकल में SRF लेके आइएगा। SRF इस वक्त 2622 पे, ये अभी भी अगर आप इस वक्त देखें तो इंट्राडे हाई पे नहीं है, बट स्टिल ये इसकी जो आज प्राइस रेंज थी वो समझ लीजिएगा कि सितंबर 2022 के बाद का सबसे सर्वोच्च स्तर है। SRF हो गया। सुबह UPL ने एक पुल बैक लिया था, अब मैं एग्जैक्टली नहीं मान रहा हूँ अभी क्या हो रहा है, बट ये एक डे हाई की ट्रैजेक्टरी है और इसने 20 डेमा के ऊपर फ्लोट करना फर्स्ट टाइम सिंस 5 जनवरी शुरू किया है। और तीसरा स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, जिसने आज अपने लास्ट ड्यू एवरेज दोनों एक ही प्राइस पे थे 2215 पे, एक ही जगह फ्लोट करते हुए। प्रशांत, ये एक मैसेज आई थिंक बड़ा भी हो सकता है जो कि इस सेक्टर को सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले करने के लिए एक अच्छा आई थिंक मैसेज हो सकता है अगर आप ढंग से रीड कर पाएँ तो। मात्र एक स्टॉक नहीं, 3 स्टॉक्स, और इनफैक्ट सुबह नवीन फ्लोरिन वो भी अच्छा कर रहा था। आप सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आउटलुक फ्रेम कर पाए हैं क्या केमिकल स्टॉक्स में, और आपका प्रेफर्ड क्या रहेगा अगर हाँ तो? तो वीरू जी, जो ऑब्जर्वेशन आपने बताया वो मैंने भी सुबह से नोट किया कि यूपीएल काफी दिनों बाद 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बाकी सारे स्टॉक्स को देखें तो वे ऑलमोस्ट रेंज के ऊपरी लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करना थोड़ा सा रिस्की होगा। उससे बेहतर होगा कि हम एक स्टॉक जो एक फर्म बेस बना के 20 दिनों के एवरेज के ऊपर आ रहा है, जो कि यूपीएल है, वहां पे पोजीशन बनाए। तो करीबन 475-470 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ 455 के आसपास स्टॉप लॉस रख के एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। आपका टारगेट 1 तो 500 होगा, बट ओवरऑल अगर ये स्टॉक 500 के ऊपर क्लोज होकर सस्टेन करे तो मुझे लग रहा है 515, 520 और डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए यूपीएल एक तेजी का कैंडिडेट बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आपने हेडलाइन में पढ़ा होगा कि रियल्टी काउंटर्स में एक जोरदार तेजी बनती दिखाई दी है। इनफैक्ट इस पर मॉर्गन स्टैनली की भी एक रिपोर्ट आई हाल ही में, जहां पर वो कह रहे हैं कि FY25 वाला साल अच्छा रहेगा, लेकिन शायद उतना अच्छा नहीं जितना शायद FY24 निकला है। अब इस नए वित्त वर्ष में हम उतर चुके हैं। क्या आउटलुक है रफली, उस पर एक बात कर लेते हैं। लग्जरी हो या फिर मिड साइज हाउसिंग, किसकी ज़्यादा डिमांड दिखने को मिल रही है? कीस्टोन रियल्टर्स के चेयरमैन और MD बमन रस्तम इनारनी हमारे साथ जुड़ गए। बमन, स्वागत है आपका। FY24 एक बहुत ही अच्छा साल रहा है, आई एम श्योर वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। 30-40% तक की रफ्तार से पूरी इंडस्ट्री ग्रो हुई है भारत में। क्या FY25 के लिए भी सिनेरियो ऐसा ही रहेगा या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस कम कर लेनी चाहिए? So thanks for that question. आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि we are the start of the new financial year. आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि on an average we will increase our number of, जिसे कहते हैं affluent class, to about 100 million people within 3 years. तो आप अगर मुझे बताएं कि if you have 100 million people who are coming out of, let's say, the नए यूनिकॉर्न्स जो बन रहे हैं, या जो स्टार्टअप वर्ल्ड हमने चालू किया है, स्टार्टअप की तरफ हमारा इंडिया का काफी बड़ा ग्रोथ रहा है, इसमें 3-4 सिटीज आप जानते हो उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो मेरा ये मानना है कि ऑल दीज पीपल विल कम टुवर्ड्स दी, जिसको कहते हैं लार्जर होम्स इन गुड एनवायरनमेंट्स इन ग्रेट सिटीज जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ग्रोथ हुआ है। तो ऑल रिपोर्ट्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ ग्रोथ इन दी लग्जरी सेगमेंट,
लेकिन देयर हैज बीन नो dearth ऑफ बाइंग इन दी मिड मास या एस्पिरेशनल कैटेगरी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मुंबई आउट ऑफ द 45 सिटीज वर्ल्ड वाइड जो डिसाइड हुए हैं विच आर द सिटीज टू लिव इन, मुंबई हैज जंप्ड टू 3rd पोजीशन। तो when you look at Mumbai's market, I can suggest to you that next, at least 2025, will be an extra solid year for all of us. आपने जो growth अभी तक की देखी है, that is probably just a curtain raiser के जिस तरह का growth continue होगा। हमारी जो real estate की total developer fraternity है, they are all gearing up towards more productive outcomes, and सब लोगों ने launches भी शुरू किए हैं। There have been some amount of worries around these launches, but I can assure the people कि ये सारे launches जो हैं वो 2021 में जो overhang था उसे 2022 में कम रहा है, and as a matter of 23 में 18 months का ही overhang है stock का। So this points towards a very healthy जिसे कहते हैं production या buying outcome जो हो रहा है। और आज सवेरे के पेपर में ही पढ़ा होगा आपने कि basically 50,000 crores की stamp duty की collections हुई है in this year, 50,000 plus की जो collections हुई है in this year. This points out to a very good buying need of the people. लोग actually पैसा लगा रहे हैं, और जहां तक हमारे HNIs और अल्ट्रा HNIs हैं, वो सारे लोग ये जानते हैं कि 2024-25 में इंटरेस्ट रेट्स भी काफी सॉफ्टन होने वाले हैं, और इसकी वजह से there will be a further buying need and growth. तो इनफैक्ट बमन, आपके बयान से तो लग रहा है कि जो मॉर्गन स्टैनली का व्यू है FY25 में, वो रफली एक्सपेक्ट करें 10 to 20% तक की ग्रोथ। इट्स गोइंग टू बी फार बियॉन्ड दैट एंड परहैप्स बी अराउंड दैट 30-40% ग्रोथ। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है अक्रॉस मार्केट्स, या फिर ये सिर्फ लग्जरी या फिर मिड इनकम मार्केट के लिए होगा? Let us not forget, आप जिसे हाईएस्ट मार्केट सेगमेंट कहते हो वो एक्चुअली मिड मास और एस्पिरेशनल में है। मैं जस्ट डिफाइन कर दूं, 1 करोड़ से लेके 7 करोड़ के घर जो हैं, ये सबसे ज्यादा नंबर्स में बिकेंगे इन द मुंबई मार्केट। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न सबर्ब्स में काफी एक जोरदार बढ़ोतरी आ रही है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो नया बन रहा है। आपने देखा एक मेट्रो के आने से कितनी, 2 नए मेट्रोज लॉन्च होने से कितनी एक जोरदार स्फूर्ति आई मार्केट में। उसके आगे आप देखिए कि आपका पूरा कोस्टल रोड, जिसे अभी वर्सोवा और उसके बाद कांदिवली तक लेके जाने की बात है, उससे कितनी बढ़ोतरी आ रही है। थाना की एक मार्केट है जहां पे मिड मास का ग्रोथ, यानी 1 से 3 करोड़ के घर बिक रहे हैं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हाईएस्ट ग्रोथ चल रहा है इस मार्केट का। लग्जरी कंटिन्यूज टू डोमिनेट द माइंड्स ऑफ द पीपल, बट एक्चुअल ग्रोथ जो हो रहा है वो अक्रॉस द सेगमेंट हो रहा है। एवरीथिंग फ्रॉम मिड मास ऑल द वे अप टू एस्पिरेशनल हाईएस्ट ग्रोथ नंबर्स। 1 से लेके 7 करोड़ के घर आप लिखित ले लीजिए। अगर लास्ट ईयर उनकी शेयर सेगमेंट इन द एंटायर सेल्स 60%, this time it will grow even higher to maybe 70 or 75%. But luxury will continue to dominate the mindset of the people, क्योंकि luxury जब सेल्स होते हैं तो 100 करोड़ की आप सेल्स का नंबर सुन के people just get more attracted to it. But one should also look at the overall growth of the country जो हो रहा है। और आप अगर कार सेल्स की भी देखेंगे तो एक्चुअली लग्जरी सेगमेंट जिसे कहते थे पास्ट में, जो 30 लाख 35 लाख 50 लाख के ऊपर की गाड़ियां होती थी, उसमें भी सेल काफी बढ़ गया है। जय, यस, योर पॉइंट टेकन सर। अच्छा, मैं आपसे एक ही साथ 2 प्रश्न पूछूंगा। अभी आपने 1 करोड़ से लेके 7 करोड़ रुपए के घरों की बात कही सर, आपकी एग्जैक्टली टोटल इन्वेंट्री का कितना पोर्शन इस कैटेगरी में फॉल करता है? और एक और चीज़, CY25 के लिए, नहीं FY25 के लिए माफ़ कीजिएगा, प्राइसिंग को लेकर आपका आउटलुक क्या है? प्राइसिंग स्टेबल रहेगी या फिर प्राइस हाइक के कुछ इंस्टेंसेस होंगे आपके मुताबिक? तो मैं दूसरा सवाल पहले जवाब देता हूँ। प्राइस हाइक जो है बिल्डर्सों ने काफी हद तक ओनली इन्फ्लेशनरी प्रेशर को काउंटर करने के हिसाब से रखा है। बट ये बात भी सही है कि सर्टेन माइक्रो मार्केट्स जहां पे लोगों की बाइंग जिस इंटरेस्ट ज्यादा रही है, वहां पे बिकॉज ऑफ सप्लाई डिमांड सिचुएशन प्राइसेस बढ़े। ओके, सो दैट हैज बीन बियॉन्ड द इन्फ्लेशनरी प्राइस लिस्ट। बट नॉर्मली एक प्रोजेक्ट में बिटवीन लॉन्च डेट एंड फिनिशिंग डेट यू विल सी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 30%, और ये करीबन 3 साल में होता है। सो लेट्स से 10% पर ईयर ग्रोथ इन प्राइस होती है इन अ प्रोजेक्ट। अब आपका पहला सवाल, द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कीस्टोन रियल्टर्स के पास है, मैं आपको इस तरह से कहूंगा कि हमने जो एक्विजिशंस की है
उसमें से क्लोज टू अराउंड 70% एक्विजिशंस हमने रखी है इन द मिड मास एंड एस्पिरेशनल सेगमेंट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें भी काफी the overall number has increased and that is why the volume will be increased in that. और at Keystone हमने always सारे रिपोर्ट्स और हमारे कस्टमर के ट्रेंड्स को स्टडी करके लॉन्चेस किए हैं और हमने काफी इसमें सक्सेस भी देखा हुआ है। ओके, एक और बात सर, रिसेंटली जैसे कि उसको बाजार ने भी हाथों हाथ दिया, जो आपके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप लोगों ने दूसरे बिल्डर के साथ भी करार किया, जेवी किया। हाल ही में आपने अजमेर रियल्टी के साथ एक जेवी फॉर्म किया था इस मुंबई के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट को। ऐसे और कुछ गठजोड़ जेवीज पॉसिबल हैं नियर फ्यूचर में? Keystone Realtors has been always following एक एसेट लाइट मॉडल जिसे कहते हैं, और ये एसेट लाइट मॉडल जो होती है हमने जेवीज जेडीज में ज्यादा किए हैं और रीडेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा किए हैं। वी कंटिन्यू टू बी अ डेवलपर जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, वो उसमें जेवी जेडीज एंड रीडेवलपमेंट्स की तरफ ध्यान रखेंगे। ये जो आपने टाइप की बात की, ये तो होते रहेगा इन द फ्यूचर। आई हैव ऑलवेज सेड कि जितनी कोऑपरेशन बढ़ेगी उतना उत्पादन बढ़ेगा और उतने ही मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। सो वेरेवर देयर इज अ गुड अपॉर्चुन डेवलपमेंट पॉसिबल, जहां पे हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट। एंड इवन टुडे ऑन द रीडेवलपमेंट साइड मैं आपको बता दूं, रुस्तम जी हैज बीन अ डेवलपर ऑफ चॉइस। हमें ऑलवेज ऑल द बिड्स में इनवाइट किया जाता है। Of course, we do not participate or do not take 100% of the bids because we want to be present in certain strong markets and where we have got a very strong presence itself. बमन, उस लिहाज से जिस तरह की सप्लाई की आप बात कर रहे हैं बॉम्बे के मार्केट में अलोन, will that not perhaps curtail prices, या फिर वो इन्फ्लेशन आप क्लियरली उसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उसमें भी हमने देखा है थोड़ा थोड़ा नियंत्रण देखने को मिला है। बिल्कुल सही बोलते हो आप। As a matter of fact, you should appreciate कि developers, मैं पहले भी कह चुका हूँ, do not look at a price appreciation, they look at velocity as a premium. तो आज की तारीख में जितने well capitalized या organized developers हैं, they are most focused on velocity of sales. और यहाँ पे it is those developers who can assure a great development, जिसके यहाँ पे सबसे highest velocity होती है। I am happy to state कि रुस्तम जी के हर प्रोजेक्ट लॉन्च में वी ट्राई टू अचीव द टारगेट ऑफ अबाउट 35-40% सेल्स, और हमें उससे कई ज्यादा डिमांड मिलता रहता है, और हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। और मार्केट में प्राइस डिप्रेशन का सवाल जो आता है, दैट माइट नॉट बी पॉसिबल अनलेस द गवर्नमेंट वन मोर टाइम एक कोई स्कीम देके जितने प्रीमियम्स कलेक्ट करते हैं उसमें अगर वो 50% का इंसेंटिव दे देवे, तो सारे डेवलपर्स आर वेरी हैप्पी टू पास ऑन दिस प्राइस एडवांटेज टू द कंज्यूमर। लेकिन तब तक के लिए वी डोंट सी इट हैपनिंग बिकॉज ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग कंप्लायंस कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं, एंड गुड डेवलपर्स कंप्लायंट रहते हैं और ये कंप्लायंट का कॉस्ट इंक्लूड करते हैं इन द सेल प्राइस फॉर द कंज्यूमर्स। सो आई डोंट सी अ कमिंग डाउन ऑफ प्राइस, क्वाइट ऑनेस्टली। आई डोंट सी इट अप्रिशिएटिंग टू रैपिडली, बट एक स्टैंडर्ड अप्रिसिएशन जैसे मैंने बताया 30% बिटवीन द लॉन्च ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये हमने काफी हद तक देखा ही है। Luxury projects of course behave differently and there is a much higher appreciation that comes during the life cycle, but otherwise projects have about 28 to 30% price difference between launch date और जो possession date होता है। बमन, मैं आपसे फाइनली यही पूछना चाहूंगी, FY25 के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है कीस्टोन के लिए? लार्जली आई नो कुछ आपकी बीकेसी वाली प्रॉपर्टीज डिलीवरी मोड में आ ही गई हैं, वहां पर डिलीवरी शुरू हो जाएगी, लेकिन वेयर एल्स, व्हिच आर द अदर पॉकेट्स? सो वी आर वेरी स्ट्रांग इन द वेस्टर्न सबर्ब्स। हम वेस्टर्न सबर्ब्स में कंटिन्यू करेंगे हमारा ग्रोथ। हमारी थाना की जो टाउनशिप है वहां पे भी सेल्स काफी बॉयंट रही है और वहां पे भी काफी लॉन्चेस कर रहे हैं। विरार में जहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग हम कर रहे हैं वहां पे भी नए नए लॉन्चेस आएंगे। हमारे डोंबिवली जो जेवी हमने बनाई है वहां पे वी आर प्लानिंग अ लॉन्च दिस ईयर। हमारी माहिम माटुंगा इज गोइंग टू बी अ न्यू एरिया वेयर वी एंटर। हम ऑलवेज दादर पारसी कॉलोनी और वडाला एरिया में रहे हैं, बट वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट माहिम अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इंफ्रास्ट्रक्चर माहिम एरिया का काफी बढ़ रहा है और वहां पे हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। रही बात बैंड्रा ईस्ट की, हम बैंड्रा ईस्ट में ऑलवेज एक डोमिनेंट डेवलपर थे
और उस एरिया में हम काफी डेवलपमेंट ले रहे हैं और काफी डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सेल वहां पे काफी रोबस्ट रही है। और एट कीस्टोन हमारी एक फिलॉसफी है, जहां पे 100 फ्लैट हम बेचते हैं तो वहां पे एटलीस्ट 150 फ्लैट की नई एक्विजिशन या 200 फ्लैट की नई एक्विजिशन कर देते हैं। वी ट्राई एंड एक्वायर अबाउट 1.5 to 2 times of whatever inventory is getting sold in an area for future growth in that area. और एक बात रिपीट करता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां जाता है वहां वहां प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, और कीस्टोन हैज ऑलवेज बीन वेरी कॉग्निजेंट कि हम जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी वहां पे डेवलपमेंट करेंगे, ताकि हमारे परचेजर्स को एक अच्छी जिंदगी दे सके। हम वी हैव ऑलवेज बीन अ प्रोमिनेंट गेटेड कम्युनिटी डेवलपर। हम गेटेड कम्युनिटी ज्यादा ढूंढते हैं, लार्जर साइज प्लॉट ज्यादा ढूंढते हैं, और रीडेवलपमेंट जो मुंबई की एक रीजुवेनेशन रहेगी, गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी स्ट्रांगली बैकिंग इट। I see a good amount of growth taking place in that, and we will continue to be forerunners in that. पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस सेक्टर पे और कंपनी स्पेसिफिक आपने कमेंट्स किया, आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इस पूरे वित्त वर्ष के लिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बेहद शानदार रहे आपके लिए। हर्षिता, बांद्रा की बीकेसी की बहुत बात करते हैं। हर्षिता, कोई प्रॉपर्टी मार्क कर ली है क्या? हाँ, नहीं वीरू, वीरू सोचा भी नहीं जा सकता है। जैसे बमन खुद कह रहे हैं कि अभी एक एवरेज हाउस 1 से 7 करोड़, it's next to impossible to buy. आप खरीद सकते हैं करीबन 2.5 करोड़ में लिखा हुआ था यहाँ पे। I know बमन, मैं सोच रही EMI और कितनी फिर और मेहनत यहाँ पे स्टूडियोज में करनी पड़ेगी। चलिए, आप भी एक मांग कीजिए गवर्नमेंट से कि वो प्रीमियम्स को 50% कर दे। मैं आपको बता सकता हूँ यही घर जो आपके हैं वो करीबन 2 करोड़ के अंदर अंदर आ जाए, तो देयर बी ऑलमोस्ट अ 20% ड्रॉप इन द प्राइस। लेट्स सी। गुजारिश तो हमेशा रहती है इस तरह की कि कुछ सरकार भी रियायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया बमन, हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। कीस्टोन रियल्टर्स वेस्टर्न सबर्ब्स का एक की प्लेयर। आज स्टॉक थोड़ा सा नर्म है, लेकिन जिस तरह की कमेंट्री यहाँ पर आई है, मयूरेश बताइए, अब घर खरीदने का प्लान बनाए या फिर इन स्टॉक्स में ही पैसा लगाए? स्टॉक्स में लगाना बेहतर होगा हर्षिता जी, बिकॉज आई थिंक इट इज वे आउटसाइड बजट, जैसे पवन जी भी कह रहे थे। बट दो इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम रियल एस्टेट साइकिल की बात करते हैं 6 या 7 साल का, वेयर इन द मिड रेंज ऑफ दैट साइकिल, यानी ये तीसरे या चौथे साल में है ऑफ दैट एंटायर 6 to 7 ईयर रियल एस्टेट साइकिल इटसेल्फ। और अगर आप मद्देनजर रखें कि जो डेवलपर की ग्रोथ रही थी पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ द साइकिल में, ये ट्रिमेंडस रही थी। जैसे बमन जी कह रहे थे, जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री थी वो निकल गई, जो नए लॉन्चेस हो रहे थे दैट वर टेकन वेरी वेरी वेल। प्रीमियम लॉन्चेस आप देखते ही हैं डीएलएफ के, नोएडा गुड़गांव जिस एरिया में जो वीरू जी वाकिफ है, आई थिंक दे आर गेटिंग सोल्ड ओवरनाइट। एक पुणे में प्रोजेक्ट था जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो प्रीमियम अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग सोल्ड ऑफ। बट ये मिड रेंज है, यहाँ पे भी डिमांड आई थिंक ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। दूसरा, आई थिंक जो रेट कट्स आएंगे, और जैसे पवन जी भी एल्यूसिडेट कर रहे थे, आई थिंक दैट क्रिएट्स अ ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि जो साइडलाइंस पे बैठे हैं बिकॉज ऑफ एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स एट दिस जंक्चर, सेकंड हाफ में जैसे रेट कट की कटौती होगी, कहीं ना कहीं आई थिंक अफोर्डेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ईएमआईज एंड होम लोन्स बिकम्स अ रियलिटी। तीसरा, आई थिंक थोड़ी इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ रही है पूरे सिस्टम के लिए, और जैसे आपने राइटफुली क्वेश्चन रेज किया था हर्षिता जी, आई थिंक जो प्राइसेस हैं ये शायद कैप्ड हो गए हैं फॉर ऑल दीज डेवलपर्स एट दिस जंक्चर। इसलिए सेल्स वेलोसिटी यानी वॉल्यूम पे ये पूरी गेम होगी, और कैश फ्लोज इज गोइंग टू बी द बेसिक मेट्रिक्स फॉर ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस। अब कोई भी पीपीटी उठा के देखें डेवलपर्स के, आई थिंक दे आर सेइंग कि कितनी इन्वेंट्री है सिस्टम के अंदर, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने अगले 2 वर्षों में, कितने प्रोजेक्ट से रेवेन्यूज आएंगे, कितने कॉस्ट से प्रोजेक्ट्स को लेके, और कितनी नेट कैश जमा हो सकती है 2 या 3 वर्षों में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक प्रॉस्पेक्ट्स आर लुकिंग वेरी गुड। जिनके पास है बिल्कुल रखने चाहिए। बट ये मिड साइकिल में जो एंसिलरी प्लेयर्स हैं, जो फ्लैट्स रेडी हो गए हैं, वहां पे जो रिफर्बिशमेंट होगी ये अभी स्टार्ट होगी। एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग घरों हैं वहां पे रिफर्बिशमेंट है, ये एंसिलरी स्टॉक्स को शायद अभी फिलिप दे रादर देन द डेवलपर स्टॉक्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। इनपुट कॉस्ट घटे हैं काफी प्लेयर्स के लिए, वो लैमिनेट प्लेयर्स हो, प्लाईवुड प्लेयर्स हो, सैनिटरी वेयर के प्लेयर्स हो, या ये एडहेसिव प्लेयर्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ और मल्टीप्लायर इफेक्ट ये सारे कंपनीज के बैलेंस शीट पे दिखेगा, मार्जिन्स विल कम बैक टू मीन, और इसलिए ऑपरेटिंग लेवरेज शायद एंसिलरी स्टॉक्स पे अगले 4 क्वार्टर्स के लिए देखा जाएगा। सो आई थिंक एंसिलरीज बिकम अ बिगर बेट नाउ एंड अ बेटर बेट ओवर द नेक्स्ट ईयर एंड अ हाफ। इनफैक्ट
रियल्टी कंपनियां नहीं, रियल्टी एंसिलरी स्टॉक्स पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए और ये पूरा पैक है जहां पर आज आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वेरी क्विक कॉल श्रीकांत, कोई टॉप ट्रेड रियल एस्टेट स्पेस में? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि वैसे प्रेस्टीज, शोभा दोनों में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि लोढ़ा डेवलपर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें हमने एक काफी शानदार परफॉर्मेंस देखा है। साथ ही साथ हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन हो रहा है। लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 1400 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। तो एक पोजिशनल बेसिस पे अगर किसी एक स्टॉक को लेना है तो मैं कहूंगा कि लोढ़ा डेवलपर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। 1180 के करीब ट्रेड कर रहा है। कोई भी करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि 1120, 1150 के करीब भी काफी बढ़िया सपोर्ट है। तो इन दोनों लेवल्स पे आप खरीद सकते हैं। करंट लेवल से खरीदना है, बाय ऑन डिप्स रखना है, फाइनल स्टॉप लॉस रखिए 1100 रुपए का। लेकिन काफी प्रॉमिसिंग पैटर्न लोढ़ा डेवलपर्स का बना हुआ है। ओके, ये लोढ़ा डेवलपर्स यानी कि मैक्रोटेक एक प्रोमिनेंट प्ले रहेगा। अच्छा, इस बीच फ्लैश आ रहा है कि बढ़ती गर्मी पर दरअसल बिजली कंपनियों को ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से निर्देश आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पर्याप्त सप्लाई की अरेंजमेंट होनी चाहिए और किसी तरह के बिजली कट्स पर ना आए। फिलहाल प्लांट मेंटेनेंस टालने के निर्देश दिए हैं ताकि वो कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहे। बढ़ती गर्मी पर ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश आया है। इनफैक्ट इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा अगला कॉन्वर्सेशन पॉइंट है, क्योंकि कल आपको याद होगा आईएमडी की बाजार बंद होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें उन्होंने साफ कहा कि लू का डबल अटैक होने वाला है इस गर्मी में और उसी के साथ कुछ स्टॉक्स जुड़े हुए हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एसी कंपनियां, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियां, कूलर बनाने वाली कंपनियां, इन सब में एक्शन बनता दिखाई दिया है। और इस बीच ये भी अपडेट आता हुआ तो पावर स्टॉक्स भी इस लिहाज से आपके रेडार पर होने चाहिए। यदन हमारे साथ है बताने के लिए एग्जैक्टली यहाँ पर क्या इन्फ्लुएंस मार्केट लेने लगा है। तो अर्चना देखिए, आज के सत्र में काफ़ी सारे कूलर स्टॉक्स ऊपर हैं, एसी स्टॉक्स ऊपर हैं। अगर हम कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपको दमदार मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये जो आईएमडी की जो वार्निंग है हीट वेव की, इसको लेके है बाजार में थोड़ा बहुत मोमेंटम। आईएमडी ने कहा है कि अपकमिंग जो समर सीजन है, यानी जो आगे आने वाले 3 महीने हैं, वो काफ़ी कठिन रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में भारत में आपको हीट वेव आती हुई दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट आईएमडी के हिसाब से जो अबव नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है वो नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर में देखा जाएगा, महाराष्ट्र में देखा जाएगा, काफ़ी सारे उड़ीसा के इलाके में देखा जाएगा। तो जो सेंट्रल इंडिया है, महाराष्ट्र के पार्ट्स हैं, उड़ीसा के पार्ट्स हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी इस समर सीजन में आपको होने वाली है। ऑब्वियसली इसको लेके बाजार का एक अपना ही एनालिसिस है कि भाई चलो गर्मी आने वाली है तो एसी के शेयर चलेंगे, सिम्फनी जैसे शेयर्स चलेंगे जो कूलर्स बनाते हैं, हेवेल जैसे कंपनी चलेंगी जो पंखे बनाते हैं। लेकिन अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिसर्च देखें और जो हमने हीट वेव का डेटा कंपाइल किया है, उसके मुताबिक हीट वेव का किसी भी प्रकार का कोरिलेशन एसी स्टॉक्स के साथ पाया नहीं गया है सेल्स ग्रोथ को लेके। अगर आप पिछले 3-4 हीट वेव की बात करें जो 1992 और 2002 के बीच में हुए, फिर लास्ट 10 साल में हुए, FY16 में एक हीट वेव हुआ, FY20 में एक हीट वेव हुआ, तो इस सब पीरियड्स में आपने देखा कि एक सबपार ग्रोथ इन सभी एयर कंडीशनिंग और एसी कूलर कंपनीज ने दिखाई हैं। इनफैक्ट अगर हम वोल्टास की रिपोर्टेड रेवेन्यू CAGR कहें तो 1992 और 2002 में जब एक बड़ी हीट वेव देखने को मिली थी ये कार्यकाल में, तो सेल्स ग्रोथ केवल 4% था। FY16 से लेकर FY20 तक जो 3 हीट वेव आई, उसमें जो एसी और कूलर्स का सेल्स ग्रोथ था वो सिंगल डिजिट का था। और ऑब्वियसली अभी की जो लेटेस्ट हीट वेव थी 2022 की, थोड़े सालों पहले, यहाँ आपने वोल्टास और सिम्फनी के सेल्स में 25 से 30% का इजाफा देखा। ऑब्वियसली वो लास्ट ईयर के बेस का इफेक्ट भी था, लेकिन कोई भी प्रकार का कोरिलेशन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो आप ये मत समझिए क्योंकि आईएमडी एक हीट वेव की वार्निंग दे रही है तो एसी ज़्यादा बिकेंगे, पंखे ज़्यादा बिकेंगे। मुझे लगता है इंडियंस एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट पसंद करते हैं और उनको पता है कब एसी चलाना है, कब फ्रिज खरीदना है, कब पंखे खरीदने हैं। तो वो जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्टैटिक रहती है। ऐसा नहीं कि गर्मी पड़ने वाली तो लोग भागते हैं एसी खरीदने के लिए, कूलर्स खरीदने के लिए। मैं इनफैक्ट यही देख रही थी कि रेफ्रिजरेटर्स के केस में एक आसानी से अपग्रेड हो जाता है, लेकिन एसी के केस में 4 से 7 साल लोग लगा ही लेते हैं।
तो देखते हैं वो फेयर प्ले आएगा या नहीं, वो प्राइस या अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होगा या नहीं, लेकिन ये एक पूरा पॉकेट है जहां पर अच्छी खासी तेजी बनी है। प्रशांत, इनमें से कोई जो आप रेडार पर रख रहे हैं आजकल, वोल्टास या फिर हेवल्स? अच्छा जी, वोल्टास डेफिनेटली, अगर हम सिर्फ एक प्राइस वाइज देखें तो वोल्टास एक बहुत अच्छे लेवल पे है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। इसके सामने मैं अगर हेवल्स को देखता हूँ तो यहाँ पे स्कोप नजर आ रहा है। अभी हम करीबन 1540 पे चल रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ आप 1525 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हो, 1525, एंड टारगेट आप 1575 से लेके 1580 का रख सकते हो। सो रिस्क को देखते हुए मैं इस लेवल पे वोल्टास से ज्यादा हेवल्स प्रेफर करूँ। हेवल ज्यादा प्रेफर्ड प्ले इस समय बनता हुआ दिखाई देगा, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी मार्केट पर भी वापस लौटते हैं कि इस समय पिछले 10-15 मिनटों में क्या हुआ है। HDFC बैंक स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि 1% के गेंस पर था ये काउंटर। कार्यक्रम की शुरुआत में ऊपरी लेवल से हल्का हल्का कुछ कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। मानस, बने रहना है या फिर कुछ मुनाफा वसूली करना शुरू करें? मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। देखिए, अगर हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। हालांकि आज 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया, लेकिन अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो जो करेक्शन है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है 1460 1460 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 1510 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा आने वाले समय में। HDFC बैंक 1479 अभी 1500 के जोन में, यानी 100 EMA के जोन में जाने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा है ये स्टॉक। बहरहाल अभी HDFC बैंक की बात हुई, अब 4 का चौका का इंतजार रहेगा आपको, तो बता देते हैं कि कौन कौन क्या क्या ट्रेड देगा आज। सस्ता ऑप्शन प्रशांत जी के सौजन्य से आएगा, और FNO सुपरस्टार आज रचना जी बताएंगी कि क्या पिक करना है। 4 के चमत्कार मानस जी के सौजन्य से आएगा, और मिड कैप फंड मयूरेश जोशी जो हमारे साथ फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, वो देंगे। मैं 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देता हूं क्योंकि उसके बाद हम 1-2 विषय को और छेड़ेंगे। M&M 3% ऊपर 1980, और M&M अब जा रहा है 6 मार्च 24 कि वो स्कैंडल के हाइज को रिविजिट करने। मींस कल भी हमने स्ट्रेट को पिक किया था करीब करीब 1948-40 के आसपास, आज डे हाई पर है। हर्षता 15 मार्च को मेरे ख्याल से थार 5 डोर लॉन्च हो रही है। आपको लगता है कि ये भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा महिंद्रा के करियर में? स्कॉर्पियो को, XUV 700 को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, थार को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, एंड फाइनली जो नुक्स थोड़े बहुत थे, जो गुंजाइश बाकी रह गई थी थार में, वो 5 डोर पूरी कर देगी। आई होप सो वीरू, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि थार के सामने आपकी जीप की जो दूसरी गाड़ियां हैं वो काफ़ी थार को वॉश आउट कर देती है। अगर वो रूबिकॉन जैसा कुछ फील आ जाए, इट विल बी सोने पे सुहागा। लेकिन इस सवाल का सही जवाब तो प्रकाश सर देंगे। प्रकाश सर, वो अपग्रेडेड मॉडल थार का। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक बार हर्षदा और मैं प्रकाश सर के साथ थे, प्रकाश सर की फैमिली और हर्षदा और मैं थे, तो वो पीछे वाली सीट पे जाना जो दर्द था ना, वो तो है ना प्रकाश सर, आप मानते हैं? बिल्कुल 5 डोर में नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली एक्सेप्ट कंसीड, हाथ कानों में पकड़ ली मैंने, ये तो है। लेकिन कॉम्पैक्टनेस जो है चलाने में, वो मजा कुछ और है। तो प्रकाश सर गाड़ी अपग्रेड करेंगे या फिर इसी के साथ खुश है? नहीं, इसी के साथ खुश हूँ। एब्सोल्युटली हम मैं चलाता हूँ अकेला, ज्यादा में 2, उसके लिए कॉम्पैक्टनेस मुझे पसंद है। कभी कभी थोड़ी तकलीफ होती है तो बिठा देते पीछे में, दैट्स ओके, लेकिन आई थिंक इट्स ओके। आपके साथ लोग कम है ना प्रकाश सर, लेकिन अगर 2 लोग और 3 लोग हो, मतलब लड़के हो, कुछ सामान भी अगर रखना हो तो आई थिंक उसमें थोड़ी मुश्किल आती है। दिक्कत फिर तो दिक्कत है। महेश, बहुत संक्षेप में M&M पे आपका ठीक क्या होगा? जिनके पास होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो नंबर्स आए थे ये शानदार थे। दे आर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी, यानी जो डिमांड है इनके पास 2,26,000 यूनिट का, 50,000 यूनिट के आसपास ये सप्लाई बढ़ा रहे हैं। लॉट ऑफ सप्लाई रिलेटेड इश्यूज, यानी इनपुट कॉस्ट में जो हमने इजाफा देखा था, ये शायद पीछे है, शायद इनपुट कॉस्ट आगे जाके बढ़ सकती है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सेमीकंडक्टर इश्यूज बिहाइंड, बट जो सप्लाई और डिमांड का गैप है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन नंबर्स व्हिच दे आर इंक्रीजिंग, और जो एक प्रोडक्ट प्रोफाइल है आज एसयूवी मार्केट में एक लीडरशिप है,
Tractor business expected to do well in the coming few quarters. Monsoons normalize होने की पूरी उम्मीद रखते हैं, इसलिए farm equipment business should start doing well in the next few quarters. और जो consolidated performance है in terms of investment in subsidiaries, they are also expected to perform well going forward. Rate cut का दे रहा हूँ उनके NBFC के लिए as an example. मुझे लगता है I think consolidated SOTP valuations के हिसाब के core business expected to continue doing well and other businesses remaining stable. एक अच्छा अर्निंग्स का ट्रेजेक्टरी देता है, तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना। ओके, तो ये फिलहाल बात M&M की, इसमें अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दिया और देखते ही देखते स्टॉक इनफैक्ट 2000 को छूने लगा है। ये एक बहुत बड़ा मूवर रहा है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चार का चौका की आप लोग तैयारी कर लीजिएगा प्लीज, उस पर हम आएंगे, लेकिन एक जरूरी सूचना आपके लिए, हमारे नाम से सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हमें शिकायतें मिल रही हैं कि शेयरों में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एडवाइजरी सर्विस के नाम पर आप लोगों से पैसे भी मांगे जा रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपसे अपील है कि आप इन झांसेबाज घोटालेबाजों के जाल में बिल्कुल ना फंसे। आपकी थोड़ी सी जागरूकता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के नाम पर हो रहा है फर्जीवाड़ा। ये फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ये चल रहा है कि मैं कुछ स्टॉक्स चुनूंगा अप्रैल में और पहले 1000 मेंबर्स के लिए फ्री है और आप आइए और जुड़िए इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। हम में से कोई भी कभी इस तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना कभी ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाएगा। सोशल मीडिया में फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अनुज सिंघल के नाम पर कई तरह के मिसलीडिंग विज्ञापन दिए जा रहे हैं। निवेशकों को मोटे रिटर्न का लालच दिखाकर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए ब्रिटेन के नंबरों का इस्तेमाल हो रहा है। अनुज सिंघल को एक बड़े ब्रोकर का कंसल्टेंट भी बताया जा रहा है। लेकिन हम आप दर्शकों से अपील करते हैं कि ऐसे फेक सोशल मीडिया हैंडल से सावधान। हम सोशल मीडिया में किसी भी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं देते हैं। आप किसी झांसे में आकर अपना नुकसान मत कीजिए। हम फ्रॉड करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, वो भी हो जाएं सावधान। अनुज सिंघल या CNBC आवाज के नाम पर फेक आईडी चलाने वाले लोग हमारे रडार पर हैं। उन पर हमारी पूरी नजर है। उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनकी शिकायत पुलिस और सेबी में भी की जाएगी। ये आपको एक वार्निंग है। पुलिस कंप्लेन, साइबर पुलिस कंप्लेन ये भी होगी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। जय, तो ये एक दिक्कत का सबब है और प्लीज किसी भी प्रकार के आई थिंक इसी प्रलोभन से बचें। ऐसी कोई भी आई थिंक आईडीज़ के थ्रू अगर आपको कोई मैसेज आए, कभी आपको अनुज, कभी CNBC आवाज़, कभी हर्षता के नाम से, कभी आशीष, कभी मेरे नाम से, और आई थिंक मैंने आज एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें हर्षता का भी एक फेक अकाउंट था, जिससे आई थिंक मेरे ख्याल से आज ही था ना वो ट्वीट हर्षता जिसमें मेंशन किया गया था। वीरू एक्चुअली कल, प्लीज काइंडली अवॉइड दिस। ऐसी कोई, हाँ, मुझे कल ही रियलाइज हुआ कि मेरे नाम से भी एक फेक अकाउंट चलाया जा रहा है जो डेरिवेटिव्स पर ज्ञान देगा, और हम सब जानते हैं डेरिवेटिव्स की बात आप या अनुज करते हैं। दूर दूर तक मैं उस पर मैं कोई भी स्ट्रैटेजी स्पेशली ऑप्शंस की सजेस्ट नहीं करती हूँ। तो कोई तैनात दर्शक थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और कहा ये सब हो रहा है। यकीन मानिए वीरू कि उस अकाउंट ने मुझे खुद ब्लॉक किया हुआ है, तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी। तो मैं हर किसी का फोन लेकर देख रही हूँ और रिपोर्ट कर रही हूँ। बट अगर आपने कोई भी ऐसा, मैं दर्शकों से यही गुजारिश करूंगी या दरख्वास्त करूंगी कि कोई ऐसा अकाउंट जो सामने से पैसे मांग रहा है कि हाँ हम आपको एडवाइस देंगे या फिर मार्केट के बारे में कुछ सिखाएंगे, 15,000 20,000 कुछ, उस अकाउंट ने तो 80 लाख का मिनिमम कैप मांगा था कि उतने पैसे आपके होने चाहिए अगर आप हर्षदा सावंत से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, विच इज एब्सोल्युटली बिजार। तो प्लीज तुरंत प्रभाव से इसे रिपोर्ट करें और इस पर CNBC आवाज पूरा एक्शन जरूर लेता हुआ दिखाई देगा। इट्स क्वाइट बिजार। यही हुआ है। मैंने साइबर सेल में एक बार सूचित किया था इस बारे में। होता यही है, जैसे हर्षदा का अकाउंट है या फिर मेरा फेक अकाउंट है तो वो मेरे को ब्लॉक्ड होता है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा, कोई दूसरा इंसान होगा बताएगा। बट अल्टीमेटली आई थिंक बात कुल मिला के ये है,
प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस। ऐसी कोई भी अगर आप देखें चीज़ आपको दिखाई दे, मेरे नाम से, हर्षिता के नाम से, अनुज के नाम से, CNBC आवाज़, आशीष, नीरज जी के नाम से, प्लीज़ स्टे अवे। निफ्टी अब क्या कर रहा है? आई मीन बड़ा आपको अचंबा होगा देख के, वो शब्द का इस्तेमाल कर लिया, कंसोलेशन। हर्षिता 2 बजे हम इस कार्यक्रम में आए थे, निफ्टी का लेवल था 22423 और अभी भी लेवल वही है 22421। गजब का कंसोलेशन है। एक काम करते हैं, 4 का चौका, बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे ट्रेड निकालना, बट स्टिल निकालने की कोशिश करते हैं। 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। पहला ट्रेड आ रहा है आज का सस्ता ऑप्शन प्रशांत जी के सौजन्य से। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, आपने जो कहा वही बिल्कुल, मुझे भी वो दिक्कत आ रही थी कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छे ब्रेकआउट के लेवल पे लग रहा है। थोड़ा महीने की शुरुआत है तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है काफी इन्फ्लेटेड है, तो इसकी जो 640 की कॉल है जो अभी 17-18 पे काम करी, थोड़ा इसको कूल डाउन होना चाहिए, इसको 15 के नजदीक बाय कीजिए, आपको मिल जाएगी ये 15 के आसपास। और स्टॉप लॉस लगाएंगे 10 पे 10, टारगेट हमारा होगा 23 का टारगेट 1 और 28 का टारगेट 2, 23 और 28। LIC हाउसिंग फाइनेंस 640 का कॉल ऑप्शन 1780 पे आपको लेना है, स्ट्राइक है यहाँ पे 640 की। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का फिनिक्स सुपरस्टार? जी, मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा, सीमेंट के सारे काउंटर्स ACC, अंबुजा, इंडिया सीमेंट सब में एक साथ मूवमेंट शुरू हुई है, तो हम ACC को चूज करेंगे। यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से 2630 के करीब प्राइस है। यहाँ पे अगर हम 2610 का SL सस्टेन कर पाए ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे हमें 2650 और 2675 के नंबर्स विद इन अ डे और 2 दिखने चाहिए। ओके, 1250 1275 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 26 आई बेग योर पार्डन 2650 और 2675 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे ACC में गोइंग फॉरवर्ड, तो तेजी वाला ट्रेड है। अच्छा, डीलर्स की तरफ से ACC पर ही एक अपडेट आ रहा है या फिर सीमेंट कंपनियों पर कि सीमेंट कंपनियों ने 80 रुपये प्रति बोरी के दाम घटाए हैं, ये डीलर्स से एक अपडेट आता हुआ ये फिलहाल एडेड इंफॉर्मेशन आ रही है। मानस, आपका चार्ट का चमत्कार? देखिए अर्चना जी, चार्ट के चमत्कार के लिए टाटा कंज्यूमर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक करीब 200 रुपए करेक्ट हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज पे बेस बना और आज पहला साइन देखने को मिला है रिवर्सल का। स्टॉक अब 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर करीब 40-50 रुपए का रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करिए, 1104 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1180 के टारगेट सेट करने हैं, ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 1130 का कॉल ऑप्शन जो 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं 21 रुपए के स्टॉप लॉस से 50 रुपए के टारगेट के। 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 50 का टारगेट, अगर आप 1130 वाला कॉल ले रहे हैं टाटा कंज्यूमर में, वरना सीधा 1180 का टारगेट रहेगा, तेजी करे। अच्छा, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगी, गलती से मैंने घटाए बोला जब हम ACC मेंशन कर रहे थे। रचना का तेजी का कॉल है 2650 2675 का इन्होंने टारगेट दिया, बाय कॉल है और इस कॉल को सपोर्ट करने के लिए खबर ये आ रही डीलर से कि सीमेंट कंपनियों ने 80 रुपीज प्रति बोरी दाम बढ़ाए हैं। वो मुंह से गलती से फिसल गया कि घटाए हैं, लेकिन 80 रुपीज प्रति बोरी दामों में इजाफा किया गया है और आंध्र में करीब 30 से 40 रुपए प्रति बोरी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। तो क्लियरली ये पास ऑन होता हुआ दिखाई देगा और उस लिहाज से सीमेंट का पूरा पैक आपके रेडार पर होना चाहिए। कुछ देर पहले मयूरेश भी मेंशन कर ही रहे थे कि रियल्टी कंपनियां ही नहीं, आप एंसिलरी स्टॉक्स भी देखिएगा। 2650 आपका पहला टारगेट तो आ ही रहा है। रचना जी, 75 आप टारगेट रखें इस पे? जी, 75 का टारगेट अब रखना पड़ेगा, पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका और उसके बाद हम 2700 का तीसरा टारगेट बनाएंगे, एसएल को ट्रेन करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिएगा 2675 और 2700 के टारगेट के लिए रचना जी ACC के फ्यूचर्स पर एक व्यू दे रही हैं। मयूरेश, आपका ट्रेड मिड कैप फंडा? तो आई थिंक वी आर रिवर्टिंग बैक टू द एंटायर ट्रैवल एंड होटल थीम और हमें लगता है बहुत महीनों बाद एक होटल स्टॉक हम वापस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे रिसर्च में, जुनिपर होटल्स। तो दे आर पार्ट एंड पार्सल इन टर्म्स ऑफ दैट एंटायर हयात ग्रुप। अगर आप इनकी एक ब्रेकअप देखें तो जो उनकी ये सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी जो ग्रैंड हयात के नाम से जानी जाती है, 950 रूम्स हैं, 120 अपार्टमेंट्स है। जो उनकी मिड रेंज होती है, मिड प्रीमियम वाली जो हयात रीजेंसी के नाम से जानी जाती है, 710 रूम्स है और जो अपस्केल है वहाँ पे 120 रूम्स है। द मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट हाउ नंबर्स आर शेपिंग अप। तो जो Q2, Q1, Q2 और Q3 के जो आंकड़े हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज रूम रेंटल,
यहाँ पे एक जबरदस्त इजाफा देखने मिला है। Q2 ऑब्वियसली थोड़ा एक म्यूटेड रहता है मॉनसून की वजह से, बट वहाँ पे जो एक ट्रांजिशन देखने मिला Q3 में लगभग 11,000 के आसपास एवरेज रूम रेंटल आया है। 9 महीनों के आसपास अगर हम परफॉर्मेंस देखें कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर, तो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम हैज कम क्लोज टू 7,300 ऑड रुपीज। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 75% के आसपास पहुंच चुकी है। बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है नहीं, और एक्सपेक्टेशन जब हम मान के चलते हैं इन टर्म्स ऑफ द हॉलिडे सीजन, द बेस्ट सीजन विल नाउ कम इन Q1, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ARRs अलॉन्ग विद ऑक्यूपेंसी एक लेवरेज देंगे नंबर्स के ऊपर। एक बहुत कैलिब्रेटेड वे में रूम इंक्रीजेस हो रही हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे बढ़ेगी नहीं, विच विल कीप फाइनेंस कॉस्ट अंडर कंट्रोल। एक थोड़ा सप्लाई रिलेटेड इशू है, क्योंकि थोड़े जो ESOPs के लॉक इन है ये शायद रिलीज हो रहे हैं, इसलिए भाव थोड़ा एक कंसोलिडेटेड रेंज में रहे। बट मुझे लगता है यहाँ से एनी डिक्लाइन कैन बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हम एक 22 से 25% की अपसाइड दिख रहे हैं अगले 6 महीने से 1 वर्ष में, विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 475। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट के पास दिया गया, क्लाइंट के पास इसकी होल्डिंग पर्सनल। तो जुनिपर होटल्स में एक अपॉर्चुनिटी आपकी बनी है। ट्रेड्स में फटाफट से बता रही हूँ। LIC हाउसिंग 640 का कॉल प्रशांत ने दिया। रचना ने कहा है F&O सुपरस्टार ACC 2675 और 27 अब वो रिवाइज टारगेट रहेगा। और मानस कह रहे हैं यहाँ पर आप पोजीशन 1180 तक की लेकर चलेंगे। टाटा कंज्यूमर में 1180 टारगेट है और जुनिपर होटल्स पर एक व्यू इस समय तेजी का बन रहा है। इस बीच सारे सीमेंट कंपनियों में एक अच्छा खासा स्पाइक आता हुआ। कोजेंसिस की खबर पर कि अक्रॉस द कंट्री कम से कम 80 रुपए प्रति बोरी दामों में इजाफा आया है। चलिए इस बीच थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं या रनवे पर आते हैं। टाटा समूह की एयरलाइन विस्तारा की उड़ानें काफ़ी सारी रद्द हुई हैं, कई सारे डिलेज देखने को मिले हैं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नाराज़गी जताई है। अब DGCA ने विस्तारा से रिपोर्ट मांगी और पूछा है कि फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए एयरलाइंस अब क्या प्लान बना रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, कंपनी का क्या प्लान रहेगा। रोहन सिंह जो इस पूरे सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन, इनफैक्ट मैं सोच ही रही थी कि विस्तारा से एक टिकट बुक करूँ, करना है या नहीं, ये बताइए। जी अभी सही समय बिल्कुल नहीं है विस्तारा से टिकट बुक कराने का, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहने की आशंका है। दरअसल एयर इंडिया विस्तारा का जो मर्जर है बहुत ही एडवांस लेवल पे है और जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उससे पायलट्स नाराज़ हैं। दरअसल पहले जो विस्तारा के पायलट्स थे उन्हें फर्स्ट ऑफिसर को लगभग जो 70 घंटे की फिक्स्ड अलाउंस मिलते थे फ्लाइंग अलाउंस के, उसके बजाय अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें सिर्फ 40 घंटे का ही फिक्स्ड अलाउंस मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप उड़ान भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेंगे, लेकिन आमतौर पर एयरलाइंस कोशिश करती हैं कि उन्हें इस तरह से ड्यूटी बनाई जाए कि उन्हें एक्स्ट्रा अलाउंस ना बने। तो इसको नाराज़गी को लेकर वो लगातार सिक रिपोर्ट कर रहे हैं। आज ही जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, करीब 45 फर्स्ट ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आज सिक लीव के लिए दिया हुआ है। तो इससे जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। विस्तारा का कहना है कि वो कोशिश कर रही है, वो बात कर रही है, लेकिन जब तक नए कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं लाती है तब तक ये प्रॉब्लम परसिस्ट होती है। हालांकि अगर जिन लोगों ने बुक करा ली है ऑलरेडी उनके लिए DGCA ने कहा है कि विस्तारा को हर दिन रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि आपने कितनी फ्लाइट कैंसिल की, एडवांस में जानकारी देनी पड़ेगी। अगर कोई जो पैसेंजर वो पहुंच ही गया है एयरपोर्ट तो क्या किया जाए, तो उनके लिए जो रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है या जो अगर वो ऑप्शन है उसके पास फुल रिफंड लेने का या ऑल्टरनेटिव फ्लाइट का तो वो दिया जाए। तो इसको लेकर रेगुलर मॉनिटरिंग होगी DGCA की तरफ से। लेकिन पैसेंजर्स जो है उनकी प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज लगभग 50 के लगभग जो है फ्लाइट है वो इम्पैक्ट हुई है, कल भी 50 हुई थी। कुल मिला के विस्तारा अगर आप देखें तो 300 के लगभग फ्लाइट ऑपरेट करती है पूरे एक दिन में। तो उसमें से अगर 50 आपकी इम्पैक्टेड है पायलट्स के शॉर्टेज की वजह से, तो ये एक बड़ा नंबर है और ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकता है जब तक कि इस इशू को एयरलाइन जो है वो रिजॉल्व नहीं करती है। शुक्रिया आपका रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बहुत विकट समस्या है, स्पेशली अगर आप यात्रीगण हैं, विस्तारा का टिकट आपने लिया है। हर्षदा यकीन मानिए अभी फरवरी के महीने में अब कैसे बदलता है एविएशन आप देखिए। उस वक्त इंडिगो थोड़ा प्रॉब्लम में था, एयरक्राफ्ट की संख्या घटी हुई थी। इवन दिल्ली मुंबई रूट में आप ये समझिए 2.5 घंटे तो मैं लेट उड़ा हूँ। उस वक्त विस्तारा की बिल्कुल सुचारू रूप से थी और अब देखिए विस्तारा के साथ ही इशू हो गया। बहरहाल आपको एक अपडेट दिया है हमने, तो प्लीज़ अपनी यात्रा अगर आप बुक कर रहे हैं और टिकट्स, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम वकालत नहीं कर रहे किसी प्रकार की, किसको आपको नहीं लेना है किसको नहीं लेना है, बट आपको सोच समझ के टिकट्स बुक कराने हैं। हम बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ देवेंद्र चौकसी जुड़ चुके हैं आज इस कार्यक्रम में, इस श्रृंखला में।
देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और अब बड़े क्रिटिकल फेज में, आई मीन अप्रैल की सीरीज बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे हमने पहले ही दिन नया हाई क्रिएट किया, अर्निंग सीजन स्टार्ट होता हुआ, लेकिन सबसे पहले एक विषय जो है वो है आईटी की अंडर परफॉर्मेंस। पूरा बाजार ठीक ठाक करता हुआ, मेटल्स को देख लीजिए, एफएमसीजी को देख लीजिए आप, और बैंकिंग को देख लीजिए, एक का दुक्का इशू है, बट आईटी बहुत दिक्कत में है इस वक्त, स्पेशली एसेंशियल के आई मीन रेवेन्यू गाइडेंस घटाने के बाद। लार्ज कैप आईटी, इन्फोसिस विटनेसिंग मैक्सिमम शॉर्टिंग। आपका आईटी पे देवेंद्र इस वक्त व्यू क्या है? आई थिंक ओवरऑल व्यू नेगेटिव नहीं है, बट एट द सेम टाइम स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी हद तक मार्केट के प्राइस जो कंपनी ने एस्टिमेट दिए हैं, प्रोजेक्शंस दिए, उसके साथ में I think already adjust हो चुके हैं, which means I think the market has already moved in the price to perfection manner for most of the frontline IT companies. उसके साथ में आप देखें तो दूसरी तरफ जो मिड टियर IT कंपनीज है उनके अंदर काफी हद तक आई थिंक आपकी अर्निंग ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी होने के कारण अपसाइड ज्यादा मिल रही है। इनफैक्ट सम ऑफ द मिड टियर IT कंपनीज इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग R&D स्पेस वाली जो कंपनियां हैं उनके अंदर भाव का थोड़ा करेक्शन भी हुआ है और जबान भी है प्राइस के अंदर। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए कॉन्ट्रा बाइंग के लिए, बिकॉज दे आर वंस आई थिंक विच आर शोइंग रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये मार्केट की एक विशेषता ये रहेगी कि जो कंपनी के अंदर अपना जो अर्निंग का ग्रोथ है वो ग्रोथ के साथ में उनके प्राइस ऑलरेडी मैच हो चुके हैं या वो प्राइस ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक वो कंपनियां मार्केट के अंदर अंडर परफॉर्म करेगी, इवन दो आई थिंक द अर्निंग्स वुड कम इन लाइन विद द गाइडेंस, स्टिल दे विल बी अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट अनलेस आई थिंक सम सरप्राइज एलिमेंट कम्स इन रिस्पेक्टिव सेक्टर। पर्टिकुलरली आप जो आईटी की बात कर रहे हैं उनके अंदर कोई सरप्राइज एलिमेंट आता है तो आई थिंक भाव बढ़ने की संभावना रहती है। अदरवाइज आई थिंक दिस काउंटर वुड बिकम द गुड चॉइस फॉर ट्रेडर्स टू शॉर्ट एंड अर्न द प्रीमियम आउट ऑफ इट and probably invest money somewhere else. आईटी पर आपका ये व्यू। और अच्छा देवेंद्र, मैं अभी बैंक्स पे आऊँगा, लेकिन एक कमोडिटी आई थिंक जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दे रही है वो है मेटल्स, प्रीशियस फेरस नॉन फेरस दोनों ही ग्रुप अच्छा करते हुए। और एक और चीज़ बड़ी रोचक हो रही है इस वक्त, गोल्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग और वर्ल्ड वाइड इक्विटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग। अभी गोल्ड पे आपका व्यू और मेटल्स पे आपका व्यू क्या बन रहा है? आई मीन कमोडिटीज़ को किस तरीके से आप लोगों ने हैंडल किया है पिछले 1-1.5 महीने के अंतराल में? सो ओवरऑल आई थिंक क्रूड ऑयल के दाम इंप्रूव हुए हैं। आई थिंक लास्ट 5-6 महीने के अंदर जो दाम गिरे थे उनकी जगह पे ये दाम अभी इंप्रूव हुए हैं एंड आई थिंक दे हैव वंस अगेन कम बैक टू $87-88 टू अ बैरल। तो मेरा मानना ऐसा है कि विद दिस ट्रेंड इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस एक डेफिनेटली चीज आगे समझ के आती है कि मेटल कमोडिटी के दाम बढ़ेंगे। और मेटल कमोडिटी के दाम बढ़ने के लिए दूसरा कारण ये भी है कि चाइना के अंदर थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी का माहौल बना है। आई थिंक वी आर रिसेंटली रीडिंग दैट इन चाइना द इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग स्लाइटली बेटर देन व्हाट दे वर बीन परफॉर्मिंग। सो दैट मीन्स कि इफ इकोनॉमी इन चाइना इज इंप्रूविंग, मेटल कमोडिटी के दाम जो सप्रेस होकर रहे थे वो आई थिंक सुधरने की संभावना ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर एज सच मेटल कमोडिटी रिमेन्स वेरी फेवरेबल स्पॉट, लार्जली बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, लार्जली बिकॉज ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो ये दो कारण से आई थिंक इंडिया के अंदर मेटल कमोडिटी का माहौल डेफिनेटली बेटर रहना चाहिए। गिवन दैट स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी, आई बिलीव के मेटल कमोडिटी ओवरऑल आई थिंक शुड बी परफॉर्मिंग वेल and maybe I think we are entering into one of the very long bull cycle for the metal commodity as a whole, largely because of the reasons which I have explained. So थोड़ा बहुत बीच में correction आता है तो that would be a buy opportunity, but overall view positive है metal commodity view. कि कमोडिटीज़ की बात हो ही रही है, कुछ ही देर पहले वो कोजेंसिस के हवाले से अपडेट आ रहा था कि अक्रॉस द कंट्री करीब 80 रुपये प्रति बोरी सीमेंट प्राइसेस में एक पिकअप देखने को मिला है। उससे पहले आज हम दोपहर में बातचीत कर रहे थे बमन ईरानी से, कीस्टोन डेवलपर्स के, और उन्होंने कहा है FY25 एक एक्स्ट्रा सॉलिड ईयर रहेगा, स्पेशली मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में। और दूसरी कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं सेल्स को लेकर, प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो उभर कर आ रही हैं।
देवेन, आपका स्टांस क्या रहेगा? रियल एस्टेट स्टॉक्स वर्सेस द एंसिलरी प्ले, जिसमें आप सीमेंट, टाइल, पाइप कंपनियों को भी शायद जोड़कर देख सकते हैं। So yeah, Arshada, I think the building material space as a whole definitely, I think, remains absolutely very positive and convincing. ध्यान ये रखना है कि मिड साइज कंपनीज है, उनके अंदर वैल्यूएशन स्ट्रेच ना हो। अगर वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं है तो डेफिनेटली आई थिंक दे मेक मोर सेंस टू एड देम इनटू द पोर्टफोलियो। वी रिमेन डिस्टिंक्टली पॉजिटिव अबाउट द बिजनेसेस इन वायर्स एंड केबल्स। वहाँ पे हमें एक अच्छी संभावना दिखती है बिकॉज ऑफ commercial as well as the residential real estate, along with infrastructure. I believe that I think wires and cables as a space, I think would remain absolutely very much in demand. So within building material space, this particular area looks, I think, reasonably interesting. Cement commodity के अंदर overall view is positive. However, हमारा ऐसा मानना है कि post election, government will swing into action and probably if the prices go out of control, they will force the companies to bring down the prices. So ये एक थोड़ी challenge हो सकती है because when government intervention comes, the commodity goes, I think, very badly, goes down very badly. तो वो एक चीज के ऊपर थोड़ा हमें confidence नहीं है. But overall, I think other building material segment companies, they should remain reasonably good, provided the valuations are not stretched. They should perform well in the market as well. देवेन, टाटा टेक्नोलॉजीज आप क्या ट्रैक करते हैं? आज ये BMW के साथ इनका समझौता जो जेवी में उतरे हैं, क्या रीरेट कर पाएगा स्टॉक को, कंसिडरिंग ये एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है या फिर लैगर्ड रहा है रीसेंट पास्ट में? Sorry, I didn't get the company. Tata Technologies, the recent listed company, Tata Technologies. I think looks absolutely brilliant and convincing. Each of the verticals, the automobile vertical, the aerospace vertical, I think this company remains absolutely, I think, in a forefront of getting the large size orders moving forward as well. ये विजिबिलिटी एक अच्छी बन रही है। पिछले दिनों के अंदर हमने ये भी देखा था कि टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी ने काफी हद तक आई थिंक निश एरिया के अंदर अपने ऑर्डर्स प्रोक्योर किए थे। I think the similar situation is emerging for Tata Technologies, where they are likely to see some of the niche play coming in from the marquee customers. And that's where probably I would think that I think this is one company which remains relatively more stable and I think promising from the investment point of view. Of course, current level के ऊपर आप भाव से देखें या वैल्यूएशन से देखें तो शायद इतना कन्विक्शन नहीं मिलेगा। बट ये सब कंपनियों के अंदर आपको जब भी मार्केट करेक्शन देता है प्राइस के साथ में, वो टाइम पे बाय करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। So maybe I think I would remain positive on that possibility to buy the stock in the अच्छा देवेन जी, अभी कुछ देर पहले मैं आपसे मेटल्स के बारे में प्रश्न पूछ रहा था, उसी से उभरता हुआ एक सवाल और है। अब गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, ये गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को बहुत अच्छा मूव दे रहा है इस बार ज़्यादा शार्पनेस है इनके प्राइस मूवमेंट में बजाय कि पिछली बार के। आप लोगों की प्रिफर्ड स्पेस में या फिर एडेड स्टॉक्स की कैटेगरी में क्या मधुत, मन्नापुरम या फिर कुछ बैंक्स जो कि गोल्ड फाइनेंस कारोबार में हैं, जहाँ पे सब्सटेंशियल रेवेन्यू उनका वहीं से आता है, फॉर इंस्टेंस फेडरल बैंक, आप लोगों ने प्रेफर किया है सर क्या इनको? नहीं, I think we believe that a particular asset commodity based, I think, NBFC companies, they also have the volatility in their business. क्योंकि कोई कारण सर आई थिंक आपके अंदर इंडस्ट्री के अंदर आउटलुक में कोई बदलाव आता है तो ऑब्वियसली आई थिंक एज अ लेंडर यू गेट इनटू सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करेक्टिव मोड। हम शायद ये चीज को ज्यादा समझना चाहते हैं क्योंकि टुडे द गोल्ड प्राइसेस आर अप and the financiers are basically taking the advantage of the higher prices in lending money to the borrower. Suppose tomorrow price correction takes place, they will be with a double speed start asking for the collateral back, and वहाँ पे उनके अंदर थोड़ा बहुत stress हो सकता है। In fact, I think it is very interesting that if you go and see the operating environment of gold finance companies, probably the collection mechanism that they have employed, they work absolutely very, very scary actually at times, because the way in which I think the poor fellows would come back to जो अपने funds उन्होंने repay करने हैं उनके लिए वापस कंपनी के पास आते हैं, वो समय के अंदर आई थिंक जो एक्सट्रैक्शन हो जाता है कंपनी के अंदर, आई थिंक फ्रिक्शन हो जाता है कंपनी के अंदर रिकवरी के लिए, वो एक काफी हद तक नर्वस सिचुएशन क्रिएट करता है। तो हम लोग शायद ये चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं
We believe that I think overall your portfolio should have NBFC, of course, but your preference would be to stay with the retail finance, because retail finance के अंदर जो consumer के साथ में जो business जुड़ा हुआ है, उसके अंदर ये कंपनियां बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां, पूनावाला फुटप्रॉप जैसी कंपनियां हैं, उनके अंदर एक रीजनेबली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनने का एक संभावना रहती है. So we prefer those kind of companies more than buying a pure play commodity finance companies like gold. देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज इस इंटरेक्शन में, इस बातचीत में CNBC आवाज़ पर शामिल हुए और सभी सेक्टर से अपना आउटलुक शेयर किया हमसे. बहुत बहुत शुक्रिया सर. लौटते हैं इंडिसेस पे एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे. थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ है इंडेक्स, मतलब थोड़ी रिकवरी है, और 22443 का मतलब ये है कि समहाउ हम एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं. तो जो वो शब्द का इस्तेमाल किया गया था ना सुबह, आज के स्टैट्स में क्लियरली विजिबल था. जिस तरीके से कॉल राइटर्स थे, परसिस्ट कर रहे थे, पुट राइटर्स परसिस्ट कर रहे थे दोनों ही इंडिसेस पे, वो एक टिपिकल कंसोलेशन के दिन का इशारा कर रहा था. खैर, ये था मंगलवार. बुधवार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, थोड़ी उथल पुथल रह सकती है, और आई थिंक वो इनिशिएट करेगा बैंक निफ्टी ही. ट्रेड्स कैरी करते हैं कल के लिए. मानस, आप क्या कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, मेरी नजर अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में है. मैंने आईओसी की बात की थी, दूसरा स्टॉक अगर कहीं पिक करना होगा तो वो एचपीसीएल होगा. आई थिंक इस बार पैटर्न को देख के लग रहा है कि 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा एचपीसीएल. तो यहाँ पर एक बीटीएसटी ट्रेड लेना चाहिए. 474 के स्टॉप लॉस से आप एचपीसीएल में खरीदारी कर सकते हैं, और आपके जो टारगेट है वो 495 के रहेंगे एचपीसीएल में. ये दोनों कैश लेवल्स हैं. ओके, एचपीसीएल पर एक व्यू इस समय आ रहा है. गावा जी, आपका ट्रेड? मुझे बंधन बैंक पसंद है. पॉसिबल है कि इसमें आपको मिले. 193 पर ट्रेड कर रहा है. स्टॉप होगा 3 रुपए का, 190 का. टारगेट में अपसाइड 200 के नजर आते हैं. यस, बंधन बैंक. बंधन बैंक 193 पे आपका बाय कॉल है. रचना जी, आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे? जी, मेरी तरफ से बजाज फिनसर्व रहेगा ऑन द लॉन्ग साइड. फ्यूचर्स पे अभी ये 1667 पे है, और यहाँ पे अगर हम 1657 का एसएल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करेंगे 10 रुपए का, तो ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट होगा 1680 एंड 1690. फेयर ना, बजाज फिनसर्व पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की. प्रशांत, आपका ट्रेड? तो हर्षा जी, मुझे नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और वॉल्यूम भी कल से काफी अच्छे पिकअप हुए. करीबन 165-166 के आसपास ट्रेड कर रहा है. स्टॉप लॉस रखेंगे 160-161 के आसपास, और यहाँ से 175 का टारगेट रखेंगे 175 कि नाल्को में एक फर्दर स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है अभी, और हमारे पैनल का एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है अभी भी नाल्को में. 160-650. मयूरेश, नॉट एग्जैक्टली अ बीटीएससी ट्रेड, बिल्कुल कल के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, लेकिन और कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी अगर दिखाई दे रही हो आपकी टीम के साथ जो टेक्निकल डिस्कशन हुआ उसके मुताबिक? नहीं, तो ये ईएमएस प्लेज ही जो मैंने शो के स्टार्टिंग में कहा था वीरू जी, आई थिंक आई मीन हैव अ लुक एट दैट, क्योंकि काफी ट्रिगर्स हैं ये सारी कंपनीज के लिए. ईएमएस एज अ सेगमेंट एक्सपेक्टेड टू ग्रो वेल. एक्सपेक्टेशन जो है, जो पीएलआई स्कीम्स है, ये राइट डायरेक्शन में चल रही है. तो काफी प्लेयर्स अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफी तरह से तगड़ी और रोबस्ट कर रहे हैं. काफी लोग विद इन दिस स्पेस, डिक्सन हो, एवलॉन हो, जैसे मैं मेंशन कर रहा था, दे आर आल्सो गेटिंग इनटू ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, जिसे ओडीएम कहते हैं, जिसकी मार्जिन्स बेहतर रहती है, एंड दैट परसेंटेज ऑफ दैट परसेंटेज प्रोडक्ट परसेंटेज इज गोइंग हायर. लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसमें कह रहा था कि द बिगेस्ट ट्रिगर विल हैपन इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो जैसे सेमीकंडक्टर्स का एक सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेयर्स की एक्सपर्टीज है इन टर्म्स ऑफ पीसीबीज, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स रहते हैं. आई एम प्रीटी श्योर दे विल बी एबल टू रेप्लिकेट द सेम इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एज अ स्पेस एज वेल, एंड आई एम प्रीटी श्योर अच्छे खासे ऑर्डर्स इनफ्लो आना स्टार्ट हो जाएंगे, विच कैन बी गुड एंड हाई मार्जिन ऑर्डर्स. तो ईएमएस प्लेयर्स पे ध्यान रखें. मुझे लगता है कि इट कैन बी अ गुड मोमेंटम प्ले शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से भी. डिक्सन, एवलॉन स्टिल रिमेन आवर फेवरेट बेट्स. वही ईएमएस वाली साइट जहां पर एक अच्छा खासा एक्शन बनता रहेगा, उसी पर फोकस मयूरेश का. इस बीच डीलिंग रूम में किस स्टॉक पर सबसे ज्यादा चर्चा आज हो रही है?
यतन हमारे साथ है। रत्न बताइए क्या कह रहे हैं डीलर्स? तो हर्षदा, दो स्टॉक जो आज डीलर्स के रेडार पे हैं, सबसे पहले एसबीआई, और यहाँ डीलर्स जो है बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि 15-16 रुपए का अपसाइड इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। और इन जनरल पीएसयू बैंक्स में वो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, ये दो स्टॉक्स में खरीदारी अपने क्लाइंट्स को करवा रहे हैं। ऑब्वियसली 785 से लेके 790 तक के टारगेट्स वो देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। दूसरा जो स्टॉक है अंबुजा, और जो ग्राफिक जब बन रहे थे तभी न्यूज़ आई कि सीमेंट के दामों में 50 से 80 रुपए तक की प्राइस हाइक हुई है। हमको ये नहीं पता कितना रोल बैक होगा बिकॉज इलेक्शन सीजन चालू है, लेकिन हाँ एक रिएक्शन पिछले 5-7 मिनटों में आपने सीमेंट स्टॉक्स में देखे हैं। और अंबुजा सीमेंट में डीलर्स का पोजिशनली मानना है कि स्टॉक में 650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सीमेंट स्टॉक्स में अंबुजा एक प्रेफर्ड पिक है डीलर्स का। ओके, तो अंबुजा एक प्रेफर्ड पिक के तौर पर उभर कर आ रहा है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एक्चुअली, जब वो खबर मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा ही था कि इस पर भी नजरें होंगी जिस तरह का प्राइस एक्शन आ गया। तो एसबीआई और अंबुजा सीमेंट बिग बॉयज में ये फिलहाल फेवर में आते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। आखिरी 15 मिनट मार्केट एकदम फ्लैट क्लोज, कोशिश तो इसने भरपूर की है 22,400 के ऊपर, 50 पॉइंट ही ऊपर वीरू क्लोज दिखेगा शायद, 7 पॉइंट ऊपर निफ्टी और नीचे निफ्टी, और निफ्टी बैंक भी 16 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे। हर्षदा, मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड था, ये डेटा में था और बखूबी वही हुआ, क्योंकि वो जो लास्ट थर्सडे को हमें एक्सपायरी डे के दिन और ट्यूसडे को जो हमें मिला ना हर्षदा, वो बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ मिल गया। उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको हजम करने के लिए ऐसे सेशन की ज़रूरत थी। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी मैं आपको 2 बजे भी यही कह रहा था जब हमारी स्ट्रेटजी की बात हुई थी, लेवल था निफ्टी का 22,111, ले लीजिए, होल्ड कीजिए। आज मॉर्निंग का लेवल था 22,381, आज का इंटरडे लो है 22,387। वो डिप को आपको बाय करना था। और देखिए, कैरी करिए। एक बात याद रखिएगा, दोनों ही इंडेक्स के लिए, स्पेशली फॉर निफ्टी, ये एक ट्रांजिशन प्रोसेस है। 22,500 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर सेटल होना इतना आसान नहीं है। ये एक दूसरे फेज में एंटर करना है इंडेक्स को, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हट दिखाएगा इंडेक्स, थोड़ी बहुत चैलेंजेस होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लॉन्ग्स आप होल्ड कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 22,200 तक का, 250 तक का रिस्क कभी भी खुला है। बट ये एक बड़ी ट्रांजिशन प्रोसेस है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, निफ्टी के चार्ट्स को जब आप देखते हैं बारीकी से देखिएगा, ये ऑलमोस्ट 22,500 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर जाने का 1, 2, 3, 4, 5 पांचवा अटेम्प्ट था, पांचवा अटेम्प्ट। तो मल्टीपल अटेम्प्ट कर रहा है बाजार और बार बार एक कदम पीछे आ रहा है। सो कैरी योर लॉन्ग्स फॉर टुमारो। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, आपकी स्क्रीन पे आएगा। क्लोज एक बार फिर से कल की बॉडी के अंदर है, मतलब कल का जो प्राइस जोन था उसके अंदर है, बट स्टिल ये डिसेंट क्लोज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने वाकई तर्कसंगत ट्रेड किया, सुबह डिप को बाय किया, तो आपको अच्छा मिला, पर थ्रेशहोल्ड पॉइंट वही रहेगा, याद रखिएगा। सुबह मॉर्निंग में क्या था? 47,671, 671,700। जब तक ये ट्रैजेक्टरी नहीं निकलेगी तब तक हम ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी की तरफ नहीं जाएंगे। सो एज ऑफ नाउ कैरी करिए इंडेक्स को। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स को लेके आइए, हैवी वेट्स को, जो कि अच्छा कर रहे हैं और क्लोजिंग के वक्त काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी आई है। मेरी स्टॉक्स की लिस्ट में अगर मैं बीते 20 मिनटों की रिकवरी किसने स्पॉन्सर करी उनको लेके आऊँ तो L&T सबसे ऊपर आता है। मानस, आई थिंक आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत ओवर हीटेड था। 3771 तक रिट्रेस हुआ और 3811 का प्राइस एक रीजनेबल क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। आपका व्यू L&T पर? देखिए, क्लोज बहुत खराब नहीं है। आई थिंक एक छोटा सा करेक्शन था। अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 3740 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आई थिंक ट्रेंड पॉजिटिव है और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द आपको 4000 तक के स्तर L&T में देखने को मिल सकते हैं। तो ये फिलहाल L&T पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, इस बीच आज का एक टॉप परफॉर्मर आदित्य बिरला ग्रुप का शेयर AB फैशन एंड रिटेल, जहां पर कंपनी बड़े डीमर्जर का ऐलान कर चुकी है। क्या डिटेल्स हैं इस डीमर्जर के और किस तरह का फायदा इसका मिलेगा, वो भी आपके सामने इनफैक्ट मार्केट क्लोज के पहले रख दें। 12% भागा है काउंटर। टॉप स्टॉक है आज का। मंगलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं यही डिटेल्स देने के लिए। मंगलम। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये स्टॉक काफी सालों से कुछ नहीं कर पा रहा है। आज
10-12% ऊंचा है, क्योंकि कंपनी डीमर्जर रखने वाली है मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल और बाकी बचे कारोबार का। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस डीमर्जर से क्या वैल्यू अनलॉक होगा। ये जानने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि ये दो बिजनेसेस क्या क्या करते हैं। तो मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल में लुई फिलिप, एलन सोली, रीबॉक, फॉरएवर 21 जैसे ब्रांड्स रखे जाएंगे, और जो दूसरा बिजनेस है उसमें होगा पैंटालून्स, एथनिक वेयर, लग्जरी ब्रांड्स और उनके डिजिटल ब्रांड्स भी। इन दोनों बिजनेसेस को एक तरह से देखा जा सकता है। जो मधुरा फैशन का बिजनेस है वो 5% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 15% मार्जिन है, ये स्टेबल बिजनेस है। और जो दूसरा बिजनेस है इन्वेस्टमेंट फेज में है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ 21% है, मार्जिन 8%, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट अभी भी चल रहा है, तो ये ग्रोथ ड्राइवर होगा। क्या आगे जाके ये कंपनीज 22 से 25% रेवेन्यू और एबिटा ग्रो कर सकती है? ये हमारा अजम्पशन है, क्योंकि शुरू के 9 महीनों में एबी फैशन ने 21% ग्रोथ ऑलरेडी दिखाया है। और जो स्टेबल बिजनेस है मधुरा फैशन का, वो अगर आप अज्यूम करें कि अगले 2 साल से 10 और 12% रेवेन्यू और एबिटा का ग्रोथ करेगा, तो ये दोनों के नंबर्स अगले 2 साल FY26 में कुछ इस प्रकार होंगे। 9600 करोड़ एबी फैशन का रेवेन्यू, 800 करोड़ एबिटा, और मधुरा फैशन का करीब 11000 करोड़ रेवेन्यू और 1800 करोड़ एबिटा। अब प्रश्न ये है कि इन्हें वैल्यू कैसे किया जाए, क्योंकि एबी फैशन ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, स्ट्रीट इसे हो सकता है ज्यादा मल्टीपल दे। 20 टाइम EV टू एबिटा के हिसाब से इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो करीबन 16000 करोड़ होगा, और मधुरा फैशन 15 टाइम EV टू एबिटा FY26 जो हमने अज्यूम किया था उस पर 27000 करोड़। तो टोटल मिला के 42000 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू इन बिजनेसेस का होता है, जो इन मल्टीपल पर भी ट्रेंड से काफी बड़े डिस्काउंट पर ट्रेड करता है। इन सब सवालों के लिए और इन सब अजम्पशंस के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। सबसे पहला, ABFRL के बुक्स में कितना कैश है और वो कैसे बटेगा, और साथ ही साथ उनके सितंबर में डेट और पेएबल्स क्लोज टू 9300 करोड़ के आसपास थे, वो कैसे बटेंगे, और फंडिंग आने के बाद ABFRL में ग्रोथ कैसे होगी जो वो कैपिटल के लिए देख रहे हैं, कैसा उसका उसका डिवीजन होगा, डाइल्यूशन होगा, और दोनों प्रॉफिट्स कैसे करेंगे, ये सब सवाल बहुत अहम है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल मंगलम उठा रहे हैं, उसके होपफुली डिटेल्स आगे आएंगे। लेकिन ABFRL ही नहीं, TCNS, और TCNS में आपको याद होगा ABFRL में 51% हिस्सा खरीदा था। आप इस पूरे डीमर्जर की प्रोसेस को या फिर जो पहल की गई है कैसे पढ़ेंगे मयूरेश? मार्केट्स ने पॉजिटिवली लिया है, और मंगलम ने काफी सरल भाषा में समझाया कि क्या मायने या ट्रिगर्स हो सकते हैं। एक चीज जो बाजार देख रहे हैं हर्षिता जी इज बिकॉज ट्रेंड हैज डन एक्सेप्शनली वेल, और अगर आप ट्रेंड का एक बिजनेस मॉडल देखें तो इट इज मोर इन टर्म्स ऑफ हाउ ज़ूडियो हैज प्रोबेबली परफॉर्म्ड फॉर देम। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें कि ज़ूडियो जो एक ग्रोथ ब्रांड हुआ करता था, एंड विद इन दैट एंटायर स्ट्रक्चर ज़ूडियो के साथ ज़ारा एंड एड स्टार बाजार का जो एक ठीक ठाक मॉडल है, आई थिंक कंसोलिडेटेड बेसिस पे आई थिंक द ग्रोथ हैज बीन स्टुपेंडस। Now, whether ABFRL can be able to replicate the same thing what Trent has done, जो ये पूरी प्रक्रिया होगी, जो पावर ब्रांड्स हैं और जो अपकमिंग ब्रांड्स हैं, क्या अपकमिंग ब्रांड्स में जो ग्रोथ की क्षमता है, कैन दैट एक्सीड मार्केट एक्सपेक्टेशंस, और क्या ये दिखेगा ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन परफॉर्मेंस में भी। जो 8% की मार्जिन की हम बात कर रहे थे कोर ABFRL बिजनेस में अपार्ट फ्रॉम मधुरा फैशंस, क्या ये इंक्रीज हो सकता है 9.5, 10% डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन ग्रोथ? अगर ऐसा होता है तो जो एक्सपोनेंशियल नंबर आ सकते हैं 25 के बाद 26, 27 के लिए, और हम मार्केट की साइज देखते हैं कि बहुत बड़ी है, फिर क्या वैल्यूएशन मल्टीपल्स कंपेयर टू ट्रेंड हो सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है ये जो उछाल है इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, एंड बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग दैट विल टेक प्लेस, जो ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस है अलॉन्ग विद मार्जिन इंप्रूवमेंट, ये शायद EV/EBITDA मल्टीपल्स को एक हायर मल्टीपल दे जो शायद रिफ्लेक्ट हो प्राइस में। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें शायद मार्केट्स देख रहा है एज अ टेलविंड, और इसलिए प्राइस परफॉर्मेंस ABFRL में दिख रहा है। जी हाँ, ABFRL आपकी स्क्रीन पे 11.5% ऊपर। ऐसे आपने समझा इस विभाजन का, इस डिमर्जर का। अब एक काम करते हैं, आते हैं डेरिवेटिव अपडेट्स पे, यानी जो सिक्योरिटीज बैन में जा सकती हैं। याद रखिएगा वो स्टॉक्स जो कि अब अपनी अपर लिमिट होल्ड मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स, हिंदुस्तान कॉपर 112% ये तय है, ये कल डेरिवेटिव बैन में जाएगा। उसके बाद ABFRL जिसको लेकर चर्चा हुई, आज के इस मूव के बाद ये भी अपनी लिमिट्स को हिट कर चुका है 100%। तो 95% मार्केट वाइड लिमिट की जो क्राइटेरिया होता है, जो थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, उसके ऊपर ये दोनों फ्लोर करते हुए
आपकी स्क्रीन पे अब आएगा आज का मतलब इस सीरीज के सेकंड सेशन का ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स। लॉन्ग 106, दैट्स गुड, और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग 25 में। कंसोलिडेटेड फिगर्स ये थी करीब 131 की, शॉर्ट था 48 में, 3 में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। आइए एक करके स्लाइड्स को देखते हैं। नो डाउट अबाउट दैट कि आज ABFRL सबसे ऊपर परसिस्ट करेगा। आज आदित्य बिरला कैपिटल सेल में अच्छा मूव था, सेल ने एक 140 के जोन को पार किया, 5% ऊपर। जी एंटरटेनमेंट वेदांता में एक मूव था 4% ऊपर, और वेदांता का चार्ट क्लियर कट था, हमने कल डिस्कस भी किया था। गोदरेज प्रॉपर्टीज में शॉर्ट कवरिंग थी लॉरस लैब में, L&T फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, अदानी पोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे आके आज क्लोज हुआ, और शॉर्ट बिल्डअप था इंडिया मार्ट में, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर्स, गुजरात गैस और कोटक महिंद्रा बैंक में आज शॉर्ट बिल्डअप था। आपकी स्क्रीन पे एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूं जो कि आज एक बहुत ही अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। वोल्टास स्क्रीन पे लेके आइएगा, 4.25% के इजाफे के साथ। याद रखिएगा ये अप्रैल 2022 के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में क्लोज हो रहा है, और ट्रेजेक्ट्री मतलब इसका ऑल टाइम हाई है करीब 1357 का, यानी अगर मैं 200 रुपये का ब्रैकेट लेके चलूँ एक, तो उसमें जाके ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। और किस किस की अच्छी क्लोजिंग है, आज M&M ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और कल ही सेल्स फिगर्स आने के बाद आज इसका मूव 3% का एट 1982। इट विल बी ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर M&M, शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और एक और स्क्रीन पे आपके स्टॉक रखूंगा, वो है ओबरा रियल्टी, 3.25% के मूव के साथ 1563 पर क्लोज, ऑलमोस्ट इसकी जो करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है जो कि इसने क्रिएट किया था जनवरी 2024 में, उसको मैच करता हुआ। तो स्टॉक स्पेसिफिक आज एक्शंस अच्छे थे। हाँ, इंडेक्स रेंज में रहा, कंसोलिडेशन का दिन था। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट, लेकिन डे लो से दूरी बनाकर 22,470 के आसपास तक का क्लोज देखने को मिला है। 7 पॉइंट ऊपर, एकदम फ्लैट क्लोज आप कह सकते हैं। निफ्टी बैंक फाइनल क्लोज के आसपास कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की, लेकिन एकदम एब्सोल्युटली फ्लैट क्लोज यहां पर भी देखने को मिलेगा। मिड कैप्स के लिए ज़्यादा बेहतर 17 मिड और स्मॉल कैप्स ने आज आउट परफॉर्म किया है बिग बॉयज़ को, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बेहद पॉजिटिव रहा है आज पूरे दिन। सेक्टोरल सिचुएशन क्या रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आईटी में हमने देखा ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं, ना ही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा शांत रहा है, और फार्मा काउंटर्स भी फ्लैट रहे। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी मेटल्स में रही, FMCG में एक पुल बैक आता हुआ, कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने देखा है खरीदारी, और ऑयल एंड गैस इंडेक्स ने फिर आउट परफॉर्म किया है ऑटो समेत। ऑटो में स्पेशली आज हमने देखा M&M के लिए एक अच्छा सत्र, और साथ ही साथ बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स, TVS मोटर के लिए एक अच्छा सत्र उभर कर आया है। हीरो अब बैकफुट पर था क्योंकि बिक्री के आंकड़े उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे जितना शायद मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था। लेकर आते हैं वो इंडिविजुअल काउंटर्स भी आपकी स्क्रीन पर। ऑटो कंपनियों का मैंने जिक्र किया, लेकिन आप देखिएगा हीट मैप क्या कह रहा है। इनफैक्ट 70-30 वाला मामला है, बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा हैं आज गिरने वालों की तुलना में। लूजिंग एंड पर कुछ बैंक्स, कोटक, ICICI, SBI जैसे काउंटर्स थे, और फाइनली क्लोज होते होते HDFC कोशिश तो कर रहा था पॉजिटिव में रहने की। आज दिन भर 1% की बढ़त के बाद नियरली आधे % के गेंस पर HDFC बैंक आज क्लोज दिखा रहा है, 0.62% के आसपास तक के गेंस बने हैं। लेकिन टॉप परफॉर्मर्स में FMCG प्ले, टाटा कंज्यूमर अच्छा खासा इजाफा इसमें बनता दिखाई दिया है, 4% के गेंस इधर। नेस्ले में भी एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिला है। M&M, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स ये तेजी वाले काउंटर्स। BPCL, अदानी पोर्ट में भी अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी है। ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है तेजी के साथ सत्र की समाप्ति। और जाते जाते वो सीमेंट कंपनियों में कुछ एजेंसीज के हवाले से जो अपडेट आ रहा था, सीमेंट स्टॉक्स भी तेजी में रहे। 22,460 के आसपास आज का क्लोज निफ्टी का, और निफ्टी बैंक एकदम नरम 18 पॉइंट के नुकसान पर। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक की तरफ से ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं, और सेंसेक्स के लिए भी आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला ही सत्र रहा है। देख लेते हैं नीरज और आशीष का परफॉर्मेंस कैसा रहा आज के लिए, रिटर्न्स क्या बने। तो नीरज के आउट परफॉर्मर्स में AB फैशन शामिल, 11% के रिटर्न्स वहाँ, हैल शामिल 4% के रिटर्न्स यहाँ, वोल्टास ब्लू स्टार में भी हमने देखा है 2 और 3% तक की बढ़त बनती दिखाई दी है।
अब आते हैं आशीष के पोर्टफोलियो पर। तो आशीष ने यूफ्लेक्स रखा था, वहां पर 7% के गेंस बने। बजाज इलेक्ट्रिकल तेजी वाला ट्रेड था, 2% के गेंस बने। साउथ इंडियन बैंक और हीरो मोटोकॉर्प मंदी की तरफ थे, जहां पर 3.5 और 2.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। लेकिन कुल मिलाकर आज का क्लोज मिड कैप्स के लिए शायद ज्यादा बेहतर रहा है वर्सेज आपके निफ्टी बैंक। वीरू। जी हाँ, हर्षदा ब्रेथ के लिहाज से अच्छा रहा और 2 दिन उड़ने के बाद, मतलब बीते गुरुवार को और पहले दिन मतलब मंगलवार को स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, मंडे के मूव के बाद आज इंडेक्स रेंज बाउंड रहा और जो कि ज़रूरी भी था। कल है बुधवार, यानी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। सारे समीकरण, न्यूज़ फ्लो, स्टॉक्स इन न्यूज़ लेके मैं, हर्षदा, नीरज जी और आशीष और अनुज सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में होंगे हाजिर। नमस्कार।